कानून की दुनिया में ना सबूत ही सब कुछ होता है और भारत में अब सबूतों का एक कह सकते हैं नया निजाम आ गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हाँ बिल्कुल, BSA 2023। तो आज हम इसी नए कानून के शुरुआती लेकिन बहुत जरूरी बातों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो इसका बेस है एक तरह से। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके पहले अध्याय और कुछ जो मुख्य परिभाषाएं हैं उन पर आधारित है। चैप्टर 1 और डेफिनेशंस। हाँ, मकसद बस ये है कि भाई ये कानून क्या है, कहाँ लागू होता है और कुछ खास शब्दों का मतलब क्या है वो आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जरूर। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कानून मतलब BSA 2023 ये मुख्य तौर पर एक प्रक्रिया विधि है। प्रोसीजरल लॉ। प्रक्रिया विधि यानी कि तरीका बताता है, कार्रवाई कैसे होगी, ये सब। बिल्कुल, ये तय करता है कि कोर्ट में सबूत कैसे पेश होंगे, कौन से सबूत माने जाएंगे वगैरह। हालांकि इसमें कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो सीधे अधिकारों पर असर डालते हैं। अच्छा, जैसे विमंद का सिद्धांत है, एस्टॉपल कहते हैं जिसे, उसको हम सारवान विधि या सब्सटैंटिव लॉ का हिस्सा भी मानते हैं, पर ज्यादातर ये प्रक्रिया के बारे में ही है। ओके, और ये लागू कहाँ कहाँ होता है? क्या हर तरह की कानूनी कार्यवाही पे? लगभग हर तरह की न्यायिक कार्यवाही पर, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, चाहे वो सिविल मामले हों या क्रिमिनल। अच्छा। यहाँ तक कि जो सेना की अदालतें होती हैं, कोर्ट मार्शल्स, उन पर भी ये लागू होता है। ओह। लेकिन 2 जगह हैं जहाँ ये लागू नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है। कौन सी? एक तो शपथ पत्र मतलब एफिडेविट्स जो कोर्ट में दिए जाते हैं उन पर लागू नहीं होता, और दूसरा जो मध्यस्थ होते हैं, आर्बिट्रेटर, उनके सामने जो कार्यवाही होती है उस पर भी नहीं। अच्छा, तो मध्यस्थता पर नहीं, ठीक है। तो ये है एक्ट नंबर 47 2023, 25 दिसंबर 2023 को पास हुआ और 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। सुना है काफी व्यापक है ये। हाँ, काफी विस्तृत है। इसमें 4 भाग हैं, 12 अध्याय हैं और 170 धाराएं हैं। 170? हाँ, और इसका मुख्य लक्ष्य, जैसा कि इसकी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में कहा गया है, वो है साक्ष्य के नियमों को एक जगह लाना, कंसोलिडेट करना, ताकि मुकदमों का निपटारा निष्पक्ष तरीके से हो सके। फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल। सही है। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, वो है इसका भूतलक्षी प्रभाव, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। भूतलक्षी प्रभाव? इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? हाँ, आम भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि ये कानून लागू होने से पहले जो मामले शुरू हुए थे उन पर भी लागू हो सकता है। अच्छा, पुराने केस पर भी? हाँ, क्योंकि ये ज्यादातर प्रक्रिया से जुड़ा है ना, तो तरीका बदल सकता है। यानी किसी पुराने केस में भी सबूत पेश करने का तरीका अब इस नए कानून के हिसाब से हो सकता है। ये वकीलों और जजों के लिए ध्यान रखने वाली बात है। समझ गए, ये तो महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आते हैं कुछ खास शब्दों पर, परिभाषाओं पर, जैसे न्यायालय, कोर्ट, इसमें कौन कौन शामिल है? हाँ, तो धारा 21A बताती है, कानून की नज़र में न्यायालय का मतलब है सभी जज, सभी मजिस्ट्रेट और ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें कानूनन सबूत लेने का अधिकार है, लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। ओके। लेकिन याद रहे, मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर्स, वो इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है, मध्यस्थ बाहर है। हाँ। और तथ्य, फैक्ट, हाँ। ये शब्द तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और कानून में इसका क्या मतलब है? बड़ा बेसिक लगता है पर शायद उतना है नहीं। हाँ, आपने सही पकड़ा। सुनने में सामान्य लगता है पर कानूनी मतलब थोड़ा गहरा है। धारा 21F के हिसाब से तथ्य 2 तरह का हो सकता है। 2 तरह का? हाँ, पहला, कोई भी चीज, चीजों की हालत या उनका आपसी रिश्ता जिसे हम अपनी इंद्रियों से मतलब सेंसेस से महसूस कर सकें। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ चीजें एक खास क्रम में रखी हैं, ये एक तथ्य है। ठीक है। और दूसरा है किसी व्यक्ति की मानसिक दशा, उसकी मेंटल कंडीशन, जिसका उसे खुद एहसास हो। जैसे किसी को डर लग रहा है, किसी ने कोई आवाज सुनी, या किसी के मन में कोई राय है, कोई ओपिनियन है, ये सब भी कानूनी तौर पर तथ्य माने जा सकते हैं। वाह, तो किसी का डरना या कुछ सोचना भी कानून की नजर में एक तथ्य है। दिलचस्प। अच्छा, तो फिर साक्ष्य क्या हुआ? साक्ष्य धारा 21E में वो जरिया है जिससे किसी तथ्य को अदालत में साबित या नासाबित किया जाता है। ये भी 2 तरह का है। इसके भी 2 प्रकार हैं? हाँ, पहला मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस, यानी गवाहों के बयान जो वो अदालत के सामने देते हैं। जो गवाह आकर बताते हैं। बिल्कुल।
और दूसरा है दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी अदालत में जांच के लिए पेश किए गए सारे दस्तावेज। और इसमें अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी साफ तौर पर शामिल कर लिए गए हैं। हाँ, ये तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को दस्तावेजी साक्ष्य मानना। हाँ, और आमतौर पर दस्तावेजी साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य से ज्यादा वजनदार या बेहतर माना जाता है। अच्छा। और जैसा आपने कहा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी अब दस्तावेजी साक्ष्य का ही दर्जा दिया गया है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, शपथ पत्र, एफिडेविट या जज को खुद से मिली कोई जानकारी, उनका पर्सनल नॉलेज, वो साक्ष्य नहीं माना जाता। ठीक है। और दस्तावेज की परिभाषा भी काफ़ी फैली हुई लगती है, मतलब सिर्फ कागज़ नहीं। बहुत ज्यादा। इसमें सिर्फ लिखी या छपी चीजें ही नहीं हैं, नक्शे हैं, पत्थर या धातु पर उकेरे गए लेख हैं, कोई फोटोग्राफ है, यहाँ तक कि कार्टून, कैरिकेचर जिसे कहते हैं, वो भी दस्तावेज माना जा सकता है। कैरिकेचर भी? हाँ, और जैसा हमने कहा, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी अब इसी परिभाषा का हिस्सा है। ठीक है। अब दो और जरूरी शब्द लग रहे हैं मुझे, सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य। इनमें क्या फर्क है? ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। देखिए, विवादित तथ्य या फैक्ट्स एंड इशू, धारा 2(1)(g), वो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर पूरा केस टिका होता है। वो बातें जिन पर एक पार्टी हाँ कहती है और दूसरी ना, और जिनके साबित या ना साबित होने से केस का फैसला होता है। मतलब असल झगड़ा इन्हीं पर होता है। ओके, ये तो हुई मेन पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन। बिल्कुल। और सुसंगत तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट, धारा 2(1) के, वो तथ्य होते हैं जो सीधे तौर पे इन मुख्य मुद्दों से जुड़े नहीं होते, लेकिन उनसे मुख्य मुद्दे के बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है या उन्हें समझने में मदद मिलती है। जैसे इस कानून में बताया गया है, एक फैक्ट दूसरे से कनेक्टेड हो। अच्छा। यहाँ यह जरूरी है कि तथ्य सिर्फ लॉजिकली नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर सुसंगत हो, लीगली रेलेवेंट। मतलब विवादित तथ्य वो हैं जिन पर असल झगड़ा है, और सुसंगत तथ्य वो हैं जो उस झगड़े को सुलझाने में मदद करते हैं सबूत के तौर पर। सही समझ रही हूँ? डिसप्रूव्ड और साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड, की भी परिभाषाएं हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अदालत को पेश किए गए सबूतों पर कितना यकीन होता है। ये तो कोर्ट के विश्वास पर है। ठीक है। आखिर में एक और कॉन्सेप्ट है, उपधारणा। प्रिजम्पशन का। ये क्या होता है? उपधारणा प्रिजम्पशन का मतलब है कि अदालत कुछ स्थितियों में किसी तथ्य को बिना सीधे सबूत के भी सच मान सकती है। कानून कहता है कि अगर फलाना बात है तो ठिकाना बात मान लो। ये 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की? हाँ। पहली, उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, धारा 2(1)(h). यहाँ अदालत की मर्जी है, उसका विवेक है। वो चाहे तो तथ्य को साबित मान ले जब तक उल्टा सबूत ना आए, या फिर कह सकती कि नहीं, सबूत लाओ। मतलब कोर्ट के ऊपर है। हाँ। दूसरी, उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम, धारा 2(1)(l). यहाँ अदालत को तथ्य साबित मानना ही पड़ेगा जब तक कि उसे गलत साबित ना कर दिया जाए। ये ज्यादा मजबूत है, पर इसे झुटलाया जा सकता है, रिबर्टेबल है। अच्छा, मानना ही पड़ेगा जब तक गलत साबित ना हो। सही। और तीसरी, सबसे मजबूत है निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ, धारा 2(1)(p). यहां अगर एक तथ्य साबित हो गया तो उससे जुड़ा दूसरा तथ्य अपने आप साबित मान लिया जाएगा और उसे गलत साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने की इजाजत ही नहीं होगी। ये इर्रिब्यूटेबल है, इसे काटा नहीं जा सकता। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे कि माना जाता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता। अगर ये साबित हो गया कि बच्चे की उम्र 7 साल से कम है, तो ये निश्चायक सबूत है कि उसमें आपराधिक मंशा नहीं हो सकती। फिर कोई और दलील नहीं सुनी जाएगी। वाह, ये तो बहुत स्पष्ट कर दिया आपने। तो कुल मिलाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सबूतों से जुड़ा एक अहम नया प्रक्रियात्मक कानून है, जो लगभग सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, सिवाय एफिडेविट और मध्यस्थता के। हाँ, और हमने देखा कि तथ्य, साक्ष्य, जिसमें अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी स्पष्ट रूप से शामिल हैं, दस्तावेज, सुसंगत तथ्य, विवादित तथ्य और ये अलग अलग तरह की उपधारणाएं, ये सब इस कानून की नींव हैं जिनके मायने समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद सुनने वालों के भी मन में आए। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को दस्तावेजी साक्ष्य मानने के दूरगामी कानूनी और व्यवहारिक परिणाम क्या हो सकते हैं? मतलब चुनौतियां क्या होंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचने वाली बात है कि क्या कानून टेक्नोलॉजी की रफ्तार के साथ कदम मिला पाएगा? इस पर आगे भी बात हो सकती है। नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही अहम हिस्से पर
गहराई से बात करने वाले हैं। ये है अध्याय 2, जो तथ्यों की सुसंगति यानी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में है। हमारे पास इस अध्याय से जुड़े कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से तथ्य कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। ये समझना सबके लिए जरूरी है जो कानूनी प्रक्रिया को जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धारा 3 कहती है कि सबूत सिर्फ विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल। देखिए, विवादित तथ्य वो मुख्य सवाल हैं जिन पर पूरा केस टिका है, जैसे क्या हत्या हुई, क्या ए ने की। और सुसंगत तथ्य वो हैं जो सीधे तौर पर तो मुद्दा नहीं है, पर उनसे इन मुख्य सवालों के जवाब मिलने में मदद मिलती है। मतलब वो किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। धारा 3 से आगे यही बताया गया है कि ये जुड़ाव कैसे माना जाएगा। और हाँ, कुछ बेसिक सिद्धांत हैं। सबूत मुद्दे पर हों, बेस्ट हों और सुनी सुनाई बातें, मतलब हियर से, वो आमतौर पर नहीं चलती। अच्छा, तो ये जुड़े हुए तथ्य कौन से होते हैं? जैसे कोई घटना हुई तो उसके आसपास जो हुआ वो सुसंगत होगा? हाँ, यहीं पर धारा 4 आती है। इसे रेस जेस्टे कहते हैं। इसका मतलब है कि जो बातें घटना के इतने करीब हुई, स्वाभाविक रूप से कि वो उसी घटना का हिस्सा लगती हैं, वो सुसंगत मानी जाएंगी, चाहे वो मुख्य घटना न भी हो। मतलब जैसे गर्मा गर्मी में कुछ कहा या किया गया? हाँ, कुछ वैसा ही। माना जाता है कि ऐसी बातों में सोचने समझने या कहानी बनाने का मौका कम मिलता है, और ये दीवानी फौजदारी दोनों में लागू होता है। दिलचस्प। और कारण प्रभाव या मौका, इनका क्या रोल है? वो भी सुसंगत हैं। धारा 5 कहती है कि जो तथ्य किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का अवसर यानी मौका या कारण या फिर उसका परिणाम दिखाते हैं, वो सुसंगत हैं। जैसे मान लीजिए कत्ल हुआ और वहां जमीन पर घसीटने के निशान हैं। ये संघर्ष का परिणाम दिखाते हैं, तो सुसंगत है। ठीक है। और धारा 6? वो किस बारे में है? धारा 6 बात करती है हेतु यानी मोटिव, तैयारी और आचरण की। किसी ने अपराध क्यों किया होगा, क्या उसने तैयारी की थी, या घटना के पहले या बाद उसका व्यवहार कैसा था। ये सब सुसंगत हैं, खासकर उन मामलों में जहां सीधा सबूत कम हो, सर्कमस्टांशियल एविडेंस वाले केस। हाँ, वहाँ तो मोटिव बहुत अहम हो जाता है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब पहचान की बात करते हैं। किसी व्यक्ति या चीज की पहचान कानून इसे कैसे देखता है? पहचान स्थापित करने वाले तथ्य धारा 7 में आते हैं। जो तथ्य किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान कराते हैं, वो सुसंगत हैं। मशहूर शिनाख्त परेड, जिसे हम पहचान परेड कहते हैं, वो इसी के तहत होती है। और उसकी कानूनी अहमियत क्या है? देखिए, शिनाख्त परेड अपने आप में कोई पक्का सबूत नहीं है। ये बस एक पुष्टिकारक साक्ष्य है, माने कोरोबोरेटिव एविडेंस। ये बाकी सबूतों को सहारा देता है। और अगर कोई कहे कि वो घटना के समय वहां था ही नहीं, कहीं और था, जिसे प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं, हाँ, वो धारा 9 के तहत आता है। अगर कोई अभियुक्त ये कहता है कि जिस समय अपराध हुआ वो उस जगह पर मौजूद नहीं था बल्कि कहीं और था, तो उसका कहीं और होना एक सुसंगत तथ्य है। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए ए पर दिल्ली में चोरी का आरोप है, जो दोपहर 2 बजे हुई। अगर ए ये साबित कर दे कि वो उस दिन दोपहर 2 बजे चेन्नई की फ्लाइट में था, तो ये तथ्य बहुत सुसंगत है। जाहिर है, क्योंकि वो दो जगह एक साथ नहीं हो सकता। सही। ये उसके अपराध न करने की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, अब आते हैं लोगों के बयानों पर। स्वीकृति यानी एडमिशन और संस्वीकृति यानी कन्फेशन, क्या ये एक ही चीज है? नहीं, इनमें फर्क है। धारा 15 के मुताबिक स्वीकृति कोई भी बयान हो सकता है, बोला हुआ, लिखा हुआ या आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, जो केस से जुड़े किसी तथ्य की तरफ इशारा करता हो। जरूरी नहीं कि वो गुनाह कबूल ना हो। अच्छा, तो फिर संस्वीकृति क्या है? संस्वीकृति यानी कन्फेशन सीधे तौर पर अपराध को स्वीकार करना है। ये स्वीकृति का ही एक प्रकार है, पर ज्यादा गंभीर है। और ये स्वीकृतियां किसके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं? आमतौर पर स्वीकृति देने वाले के खिलाफ ही साबित की जाती हैं। ये धारा 19 में है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्वीकृति कोई निर्णायक सबूत नहीं होती, मतलब कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। और संस्वीकृति, क्या यह हमेशा सबूत मानी जाती हैं? नहीं, यहीं पर कानून बहुत सावधान है। धारा 22 बताती है कि अगर कोई संस्वीकृति यानी कन्फेशन किसी दबाव, धमकी, लालच या प्रपीड़न, कोर्जन के जरिए ली गई है, तो वो अदालत में मान्य नहीं होगी। प्रपीड़न, ये नया शब्द जुड़ा है शायद। हाँ, 2023 के अधिनियम में कोर्जन को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। मतलब अगर अभियुक्त को लगा
कि कबूल करने से उसे कोई दुनियावी फायदा होगा या कोई नुकसान टल जाएगा, और ये एहसास किसी अधिकारी ने दिलाया है, तो वो कन्फेशन बेकार है। पर अगर अपनी मर्जी से किया हो, भले ही नशे में। अगर स्वेच्छा से है तो मान्य हो सकती है, भले ही व्यक्ति नशे में हो या उसे किसी ने नैतिक या आध्यात्मिक सलाह दी हो। मुख्य बात है, क्या वो स्वतंत्र इच्छा से थी? और पुलिस को दिए गए बयान, उनका क्या होता है? ये तो बड़ा मुद्दा रहता है। हाँ, और कानून इस पे बहुत साफ है। धारा 43 कहती है कि पुलिस अफसर को दिया गया कन्फेशन अभियुक्त के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और यही नहीं, अगर अभियुक्त पुलिस की हिरासत कस्टडी में है, तब भी उसका कन्फेशन मान्य नहीं होगा जब तक कि वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने न दिया गया हो। ये तो अभियुक्तों के बचाव के लिए काफी मजबूत प्रावधान लगता है। जी हाँ, ये दबाव या जबरदस्ती से लिए गए बयानों से बचाने के लिए है। लेकिन एक मिनट, अगर हिरासत में किसी ने बताया कि मान लीजिए हथियार कहाँ छुपाया है और वो मिल गया, तब क्या होगा? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अपवाद है जो धारा 23 के परंतुक में दिया गया है। अगर अभियुक्त की दी हुई जानकारी के आधार पर कोई चीज बरामद होती है, जैसे हथियार या चोरी का सामान, तो जानकारी का सिर्फ उतना हिस्सा जिससे वो चीज बरामद हुई, वो सुसंगत माना जाएगा। अच्छा, मतलब पूरा बयान नहीं, सिर्फ वो हिस्सा जिससे रिकवरी हुई। बिल्कुल। इसे पुष्टि का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट भी कहते हैं। ये दिखाता है कि अभियुक्त को उस चीज की जानकारी थी। और अगर एक केस में कई अभियुक्त हों और एक ने कबूल कर लिया जिसमें बाकियों का भी नाम लिया, वो धारा 24 में आता है। अगर एक ही अपराध के लिए कई लोगों का मुकदमा साथ चल रहा है और एक अभियुक्त ऐसा कन्फेशन करता है जिसमें वो खुद को और दूसरों को भी फंसाता है, तो अदालत उस बयान पर सह अभियुक्त के खिलाफ विचार कर सकती है। विचार कर सकती है? इसका मतलब है कि ये कोई पक्का सबूत नहीं है। ये बहुत कमजोर किस्म का सबूत है और सिर्फ इसके आधार पर किसी सह अभियुक्त को सजा नहीं दी जा सकती। पुष्टि के लिए और सबूत चाहिए होंगे। समझ गया। अब एक और स्थिति लेते हैं। अगर कोई जरूरी बयान देने वाला व्यक्ति अब मौजूद न हो, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई हो। हाँ, ऐसी स्थितियों के लिए धारा 26 है, जिसे आवश्यकता का नियम कहते हैं। जब बयान देने वाला मर गया हो, मिल नहीं रहा हो या गवाही देने लायक न रहा हो। इसका सबसे जाना माना उदाहरण है मृत्युकालिक कथन, यानी डाइंग डिक्लेरेशन। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ, धारा 26A के तहत अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी मौत के कारण के बारे में या उन परिस्थितियों के बारे में बयान देता है, तो वो बयान सुसंगत माना जाता है। इसकी क्या शर्तें हैं? कहता है कि मरता हुआ इंसान सच बोलता है। एक लैटिन कहावत है, नीमो मोरिटूरिस प्रेजुमेटूर मेंटीरी। ये किसी के भी सामने दिया जा सकता है, डॉक्टर, पुलिस या कोई आम आदमी? हाँ, किसी के भी सामने। बयान का रूप भी मायने नहीं रखता, लिखा हुआ, बोला हुआ, इशारों में भी हो सकता है। ठीक है। और पुराने अदालती फैसलों का क्या उन्हें किसी दूसरे केस में इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ खास तरह के फैसले। धारा 35 कुछ विशेष मामलों जैसे प्रोबेट, वसीयत, विवाह, नवादीकरण, एडमायरल्टी या दिवाला इंसॉल्वेंसी से जुड़े फैसलों को सर्वबंदी निर्णय, जजमेंट इन रेम, मानती है। जजमेंट इन रेम? हाँ, मतलब ये फैसले सिर्फ उस केस के पक्षों पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। ये किसी व्यक्ति या चीज की कानूनी स्थिति तय कर देते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये अध्याय 2 एक तरह की छन्नी या फिल्टर की तरह काम करता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये तय करता है कि अदालत के कीमती समय में किन तथ्यों पर गौर किया जाए और किन पर नहीं। ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया की बुनियाद है। ये सुनिश्चित करता है कि फैसला सिर्फ प्रासंगिक और भरोसेमंद जानकारी के आधार पर ही हो। हाँ, और हर नियम के पीछे कोई ना कोई वजह है, विश्वसनीयता, निष्पक्षता या व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा। मुख्य बात हमेशा यही रहती है कि क्या तथ्य तार्किक रूप से या कानून के इन नियमों के जरिए मामले से जुड़ता है या नहीं। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि ये नियम कितने विस्तार से बनाए गए हैं, खासकर बयानों और पहचान जैसी चीजों को लेकर। जरा सोचिए, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, मान लीजिए AI से तैयार किए गए सबूत आते हैं या कम्युनिकेशन के नए तरीके आते हैं, तब इन नियमों की व्याख्या कैसे बदलेगी? क्या ये फिल्टर तब भी उतने ही कारगर रहेंगे? ये सोचने वाली बात है। स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं। हमारे पास ना इस अधिनियम से जुड़े कुछ सवाल जवाब हैं, और ये उन बातों के बारे में हैं जिन्हें अदालत में साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो आज समझना ये है कि कानूनी प्रक्रिया में कौन सी ऐसी बातें हैं और क्यों हैं जिन्हें बिना सबूत के ही मान लिया जाता है। चलिए देखते हैं ये सब क्या है। आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं कि भाई अदालत में तो हर बात का सबूत देना पड़ता है, छोटी से छोटी बात का भी। लेकिन ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसका भाग 3 और खासतौर पर अध्याय 3 कुछ अलग करता है ना? ये उन तथ्यों की बात करता है जिन्हें साबित करना जरूरी नहीं। हाँ, ये कैसे होता है? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अदालती कार्यवाही को आप कह सकते हैं थोड़ा आसान बनाता है। तो मोटे तौर पर 2 तरह की बातें हैं जिन्हें साबित नहीं करना पड़ता। पहला तो वो जिनकी अदालत खुद ही न्यायिक अवेक्षा लेती है, मतलब जुडिशियल नोटिस। इसका जिक्र है धारा 51 में। और दूसरा है वो तथ्य जिन्हें पार्टीज खुद ही मान लेती हैं। केस के जो पक्षकार हैं इन्हें कहते हैं स्वीकृत साक्ष्य या एडमिटेड फैक्ट्स। ये धारा 53 में है। अच्छा, न्यायिक अवेक्षा, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल सा है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? क्या मतलब अदालत कुछ बातें पहले से जानती है? हाँ, आप काफी हद तक सही समझ रहे हैं। न्यायिक अवेक्षा का सीधा मतलब है कि अदालत कुछ तथ्यों के होने को, उनके अस्तित्व को बिना सबूत मांगे ही सच मान लेती है। धारा 51 यही कहती है कि जिन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा ली जाएगी उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं, और बल्कि धारा 52 में तो वो बातें बताई गई हैं जिनकी न्यायिक अवेक्षा लेना अदालत के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है, और उन्हें फिर निर्णायक रूप से साबित माना जाता है। ओह, अच्छा, तो एक पूरी लिस्ट है ऐसी बातों के। ये तो काफी महत्वपूर्ण होगा। किस तरह की बातें इसमें, कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, धारा 52 में काफी लंबी लिस्ट है। जैसे एक बड़ा उदाहरण है भारत में लागू सभी कानून, मतलब जितने भी लॉज एंड फोर्स हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। अगर हर केस में यही साबित करना पड़े कि ये देश का कानून है, तब तो बिल्कुल, प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरह सभी अदालतों की मुहरें जो हैं उनकी भी न्यायिक अवेक्षा ली जाती है। अच्छा। और एक और दिलचस्प चीज, हर देश का राष्ट्रीय ध्वज, मतलब नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज भी? वाह। हाँ, और जमीन और समुद्र पर रास्ते के नियम, जैसे रूल्स ऑफ द रोड, सड़क पर किस तरफ चलना है वगैरह। हाँ, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हो गई एक तरह से। जी, ये कुछ उदाहरण हैं उन चीजों के जिनकी अदालत न्यायिक अवेक्षा लेती है, मतलब उन्हें साबित करने को नहीं कहती। ये तो वाकई दिलचस्प है कि अदालत को ये सब पहले से पता मानकर चला जाता है। अच्छा, अब वो दूसरी वाली श्रेणी बताइए, स्वीकृत तथ्य, एडमिटेड फैक्ट्स, वो क्या है? हाँ, तो स्वीकृत तथ्य आते हैं धारा 53 में। इसका सिद्धांत भी काफी सरल है। अगर किसी केस के पक्षकार, मतलब जो पार्टीज हैं, या उनके वकील सुनवाई के टाइम पर या उससे पहले ही किसी बात को मान लेते हैं, मतलब लिखित में मान लें, साइन करके या सुनवाई में बोलकर मान लें, तो फिर उस बात को साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। अच्छा, मतलब अगर दोनों पार्टीज किसी बात पर सहमत हैं तो उस पर बहस क्यों करना? बिल्कुल सही। इसे कहते हैं औपचारिक स्वीकृति या फॉर्मल एडमिशन। और जब कोई बात फॉर्मली एडमिट हो जाती है तो फिर उसके लिए सबूत लाने की जरूरत खत्म। इसे एक तरह से सबूत का अद्वितीयजन यानी वेवर ऑफ प्रूफ भी कहते हैं। पार्टी ने खुद ही मान लिया तो सबूत की जरूरत माफ। समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही तरीके, न्यायिक अवेक्षा और स्वीकृत तथ्य, कोर्ट की कार्रवाई को ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, है ना? ताकि अदालतें और वकील अपना ध्यान केवल उन मुद्दों पर लगाएं जिन पर वाकई में कोई विवाद है, कोई असहमति है। तो कुल मिलाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हमें ये रास्ता दिखाता है कि हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें अदालत पहले से जानती है या जानने की उम्मीद की जाती है, वो हुई न्यायिक अवेक्षा, और कुछ बातें पक्षकार आपस में मान लेते हैं, वो हुए स्वीकृत तथ्य। इससे पूरी प्रक्रिया थोड़ी सरल हो जाती है। बिल्कुल, और ये अदालती समय बचाता है। लेकिन यह एक सोचने वाली बात भी है। देखिए, जिन तथ्यों की अदालत न्यायिक अवेक्षा लेती है, उनकी जो लिस्ट धारा 52 में है, क्या वो समय के साथ बदलनी चाहिए? जैसे जैसे समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या भविष्य में कुछ नई चीजें हो सकती हैं जिन्हें इतना आम माना जाए कि अदालत उन्हें बिना सबूत के ही जाने? जैसे मान लीजिए, क्या कोई बहुत ही प्रसिद्ध वेबसाइट का अस्तित्व या कोई व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर, क्या कभी ये न्यायिक अवेक्षा के दायरे में आ सकते हैं? ये एक सोचने वाला सवाल है भविष्य के लिए। नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही अहम हिस्से पे बात करने वाले हैं। यह है मौखिक साक्ष्य, जिसे हम आमतौर पर गवाही भी कहते हैं।
हमारे पास इस कानून से जुड़े कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके जो मुख्य नियम हैं उन्हें थोड़ा आसान करके समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये मौखिक साक्ष्य वाला जो मामला है ये अधिनियम के किस हिस्से में है, कौन सा अध्याय? हमारे सूत्र तो कहते हैं कि ये अध्याय 4 है। ठीक है, ये तो सीधी जानकारी हुई। अब आते हैं धारा 54 पर। सुना है ये धारा एक तरह की सीमा तय करती है कि मौखिक साक्ष्य कहाँ तक चलेगा। इसमें क्या खास है? बिल्कुल, धारा 54 एक आप कह सकती हैं बुनियादी नियम तय करती है। ये कहती है कि आप लगभग किसी भी तथ्य को, मतलब फैक्ट को साबित करने के लिए जुबानी गवाही दे सकते हैं, सिवाय एक चीज के, अगर कोई बात किसी दस्तावेज में लिखी है, मतलब दस्तावेज का जो कंटेंट है। अच्छा, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई सरकारी रिकॉर्ड, तो मैं सिर्फ बोलकर ये साबित नहीं कर सकती कि उसमें क्या लिखा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो आपको वो दस्तावेजी पेश करना होगा। ये इसलिए ताकि दस्तावेजों की जो अहमियत है, उनकी जो लिखावट है, वो पुख्ता रहे, उस पर सवाल ना उठे आसानी से। ये बात तो सही है। दस्तावेज की अपनी जगह है। तो ये तो साफ हुआ कि दस्तावेजों के कंटेंट के लिए मौखिक गवाही नहीं, लेकिन जहां ये दी जा सकती है वहां ये गवाही कैसी होनी चाहिए? क्या कोई भी कुछ भी आकर बोल सकता है, सुनी सुनाई बात? यहीं पर शायद धारा 55 आती है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। धारा 55 इसी पर है। ये कहती है कि मौखिक साक्ष्य हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा और खोलिए इसे। प्रत्यक्ष मतलब अगर गवाह किसी चीज को देखने की बात कर रहा है तो उसने अपनी आंखों से देखा हो, अगर सुनने की बात है तो अपने कानों से सुना हो, या फिर अगर कोई चीज महसूस करने वाली है तो अपनी इंद्रियों से खुद महसूस की हो। अच्छा, ये वही सिद्धांत है जो हम सुनते हैं, सुनी सुनाई बात सबूत नहीं होती। हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। हाँ, ये तो बहुत सुना है। हे से इज नो एविडेंस। तो कानून सीधे सोर्स पर यकीन करता है। जी, मकसद यही है कि अदालत तक सबसे भरोसेमंद फर्स्ट हैंड जानकारी पहुंचे, न कि वो बातें जो एक ने दूसरे से सुनी, दूसरे ने तीसरे से। ये तो काफी दिलचस्प है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये नियम इतना पक्का है? मतलब क्या कभी भी सुनी सुनाई बात मानी ही नहीं जाती? कोई अपवाद नहीं? हमारे स्रोतों में कुछ अपवादों का जिक्र तो था। हाँ, बिल्कुल है। कानून प्रैक्टिकल भी होता है। नियम तो यही है कि साक्ष्य प्रत्यक्ष हो, पर कुछ खास हालात ऐसे हैं जहां सुनी सुनाई बात, मतलब हेर से, को भी सबूत माना जा सकता है। अच्छा, जैसे? स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे स्वीकृति और संस्वीकृति, मतलब कन्फेशन वगैरह, जो धारा 15 से 25 में आते हैं। जब कोई खुद ही कोई बात मान लेता है, खासकर अपने खिलाफ, तो माना जाता है कि वो सच बोल रहा होगा। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। इसी तरह रेस जेस्टे का सिद्धांत है धारा 4 में। मतलब कोई घटना हो रही है और उसी दौरान उसी के रिएक्शन में कोई कुछ कहता है या चिल्लाता है, वो इतना अचानक होता है कि उसमें झूठ की गुंजाइश कम होती है। जैसे एक्सीडेंट के वक्त किसी का चीखना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसके अलावा भी कुछ और हैं, जैसे पिछली कानूनी कार्रवाई में दिए गए बयान या कुछ शर्तों के साथ विशेषज्ञों की किताबों में लिखी बातें। पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सब अपवाद है, नियम नहीं, और हर अपवाद की अपनी शर्तें हैं। अदालतें इन्हें बहुत ध्यान से देखती हैं। ठीक है, तो मूल नियम प्रत्यक्ष साक्ष्य का ही है, पर जरूरत पड़ने पर कुछ सीमित अपवाद भी हैं। अच्छा, एक और चीज जो हमारे स्रोतों से सामने आई वो है परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्या इस नए अधिनियम 2023 वाले में इसका कहीं साफ साफ जिक्र है? ये एक बहुत ही रोचक सवाल है, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों के अनुसार इस अधिनियम में परिस्थिति जन्य साक्ष्य शब्द को कहीं सीधे तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। अरे, ऐसा क्यों? ये तो बहुत इस्तेमाल होता है अदालतों में। हाँ, इस्तेमाल खूब होता है, और ये कानून का एक स्वीकृत हिस्सा है। इसका मतलब होता है कि जब आपके पास किसी चीज का सीधा सबूत ना हो, तो आप आसपास की परिस्थितियों को जोड़कर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर से चोरी का सामान मिलता है और वो समझा नहीं पा रहा कि ये कहाँ से आया। ये एक परिस्थिति है। हाँ, जिससे शक पैदा होता है। बिल्कुल। तो भले ही अधिनियम में ये शब्द ना लिखा हो, पर यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मान्य है और इस्तेमाल होता है। अदालतों के फैसलों में इसका जिक्र आता है। ठीक है, तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य से जुड़ा है। जी। धारा 54 कहती है कि दस्तावेजों में लिखी बातों को साबित करने के लिए सिर्फ जुबानी गवाही काफी नहीं। हाँ, दस्तावेज की अहमियत बनी रहे इसलिए। और धारा 55 कहती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।
खुद देखा, सुना, महसूस किया हुआ। बिल्कुल, डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जहां सुनी सुनाई बात भी कुछ शर्तों के साथ मानी जा सकती है। जी हाँ, सीमित अपवाद। और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, हालांकि शब्द एक्ट में नहीं है, फिर भी एक अहम तरीका है सच तक पहुंचने का। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि अदालतों में तथ्य कैसे स्थापित किए जाते हैं। सीधा सबूत, दस्तावेज और परिस्थितियों से निकाला गया नतीजा, इन सब का अपना महत्व है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जमाना डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, ये सब सबूत के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो सोचिए, साक्ष्य के ये जो पारंपरिक नियम हैं, खासकर प्रत्यक्ष गवाही पर जोर और दस्तावेजों के लिए जुबानी सबूत की सीमा, ये डिजिटल सबूतों के दौर में कैसे फिट बैठते हैं? क्या ये नए तरह के सबूत इन पुराने नियमों को चुनौती दे रहे हैं या फिर उन्हें एक नया रूप दे रहे हैं? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2023 के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे। ये है अध्याय 5, जो दस्तावेजी साक्ष्य मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से जुड़े नियमों के बारे में है। ये नियम कोर्ट की कार्यवाही में बहुत मायने रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये नियम तय करते हैं कि किसी दस्तावेज को सबूत के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या भला है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का क्या महत्व है आजकल, और कोर्ट किन दस्तावेजों को देखकर कुछ अंदाजा लगा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, शुरुआत होती है धारा 56 से। ये धारा बस इतनी सी बात कहती है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है, उसे साबित करने के दो तरीके हैं, प्राइमरी एविडेंस या फिर सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्राइमरी एविडेंस ये आखिर है क्या? इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है? जी, धारा 57 इसे समझाती है। प्राइमरी एविडेंस मतलब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद, जी, जिसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जांच के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। जी। इसे ना बेस्ट एविडेंस भी मानते हैं, मतलब सबूत का सबसे सीधा, सबसे भरोसेमंद रूप। इसमें कोई कॉपी वगैरह नहीं होती। सबसे भरोसेमंद, अच्छा। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात भी है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट कई ओरिजिनल कॉपीज में बनाया गया है, जी। जैसे एक ही प्रिंटिंग प्रोसेस से कई कॉपी निकली या एक वीडियो की कई कॉपीज बनी, तो हर कॉपी बाकी कॉपीज के कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। और यही बात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर भी लागू होती है। अगर एक ही जानकारी कई फाइल्स में सेव्ड है, जी, तो हर फाइल प्राइमरी एविडेंस है। अच्छा, ये तो ध्यान देने वाली बात है। मतलब अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है और उसकी 5 ओरिजिनल कॉपी साइन हुई हैं, तो वो पांचों प्राइमरी एविडेंस है? जी हाँ, बिल्कुल। हर कॉपी अपने आप में ओरिजिनल है उस कंटेंट के लिए। लेकिन अगर मैंने एक ओरिजिनल की फोटोकॉपी की, तो वो फोटोकॉपी उस ओरिजिनल का प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी, है ना? सही कहा। वो फोटोकॉपियां शायद एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस हो, अगर एक ही मशीन से बनी, पर वो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस नहीं कहलाएंगी। समझ गई। तो प्राइमरी एविडेंस तो हुआ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लेकिन कई बार तो ओरिजिनल पेश करना मुमकिन नहीं होता होगा। हाँ, बिल्कुल। असल जिंदगी में ऐसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या है? शायद यहीं पर ये सेकेंडरी एविडेंस आता है। एकदम सही। धारा 58 बताती है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या-क्या हो सकता है। इसमें जैसे सर्टिफाइड कॉपीज हैं, यानी प्रमाणित प्रतियां, या फिर ओरिजिनल से किसी मशीन द्वारा बनाई गई कॉपीज, जैसे फोटोकॉपी, लेकिन जिनका ओरिजिनल से मिलान किया गया हो। यहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति का मौखिक बयान भी सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है, जिसने खुद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा हो। अच्छा, तो जैसे किसी सरकारी ऑफिस से हम सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, वो सेकेंडरी एविडेंस है? जी हाँ। या मान लीजिए ओरिजिनल खो गया और आपके पास एक वेरीफाइड फोटोकॉपी है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आ सकती है। ठीक है। तो क्या नियम ये है कि हमेशा पहले प्राइमरी एविडेंस ही दिखाना चाहिए? हाँ, सामान्य नियम तो यही है। धारा 59 यही कहती है कि दस्तावेजों को प्राइमरी एविडेंस से ही साबित करें। लेकिन जैसा आपने कहा, हमेशा मुमकिन नहीं होता। तो धारा 60 वो खास हालात बताती है जहां सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, जैसे कि ओरिजिनल खो गया हो या नष्ट हो गया हो, या फिर वो विरोधी पार्टी के पास हो और वो उसे पेश नहीं कर रहे हो। और आजकल का जमाना तो डिजिटल है, सब कुछ कंप्यूटर, फोन में है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए क्या नियम है? बहुत जरूरी सवाल है ये आज के समय में। कानून में इसके लिए खास प्रावधान है। धारा 61, 62 और 63 ये खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स के लिए हैं।
धारा 63 ये बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर कैसे स्वीकार किया जाएगा, उसकी शर्तें क्या हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट CDR पेश करनी है, तो इसी धारा की शर्तें पूरी करनी होंगी। इसी में कंप्यूटर आउटपुट की एडमिसिबिलिटी की शर्तें भी हैं, मतलब उसके लिए एक सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, यानी सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, उसकी लीगली प्रूफ करने की एक प्रक्रिया है। ओके, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, लोक दस्तावेज? जी, धारा 74 इन्हें परिभाषित करती है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरकारी संस्थानों या अधिकारियों के काम या रिकॉर्ड से जुड़े हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, गजेट नोटिफिकेशन या कोर्ट के जजमेंट्स। इसमें प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के पब्लिक रिकॉर्ड भी शामिल हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के कागजात। अच्छा। हाँ, पर ध्यान रहे, एफिडेविट यानी शपथ पत्र पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। ओके। और धारा 75 ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति फीस देकर पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। फिर धारा 76 कहती है कि इन्हीं सर्टिफाइड कॉपीज से उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में साबित किया जा सकता है। ये तो काफी सुविधाजनक है फिर। अच्छा, अब एक और बात, क्या कोर्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखकर खुद ही मान लेता है कि वो असली हैं? मतलब क्या कुछ मामलों में प्रूफ का बोझ थोड़ा कम हो जाता है? हाँ, ऐसा होता है। कानून में कुछ धारणाएं हैं, प्रिजम्पशंस जिन्हें कहते हैं। ये एक तरह के कानूनी अनुमान हैं जो कोर्ट लगा सकता है जब तक कि कोई उन्हें गलत साबित ना कर दे। जैसे धारा 78 कहती है कि कोर्ट सर्टिफाइड कॉपीज की जेन्युइननेस को प्रिज्यूम करेगा, मानेगा कि वो असली हैं। इसी तरह धारा 80 और 81 हैं। इनके तहत कोर्ट सरकारी गजेट और अखबारों की असलियत का अनुमान लगा सकता है, चाहे वो कागज पर हों या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और धारा 92 ये काफी दिलचस्प है। अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है और ऐसी जगह से मिला है जहां उसका मिलना स्वाभाविक है, मतलब प्रॉपर कस्टडी से, तो कोर्ट मान सकता है कि उस पर साइन असली हैं और उसे सही तरीके से बनाया और अटेस्ट किया गया है। मान सकता है, मतलब ये पक्का नहीं है। हाँ, यहाँ मे प्रिज्यूम शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये कोर्ट के विवेक पर है, वो चाहे तो मान ले या और सबूत मांग ले। अच्छा, तो मतलब कोर्ट ये तो मान सकता है कि 30 साल पुराने कागज पर दस्तखत असली है, पर उसमें जो लिखा है वो सच है या नहीं, ये अलग बात है, उसे अलग से साबित करना होगा। ये तो बड़ा महीन फर्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये धारणा सिर्फ डॉक्यूमेंट के बनने और साइन होने के बारे में है, उसके अंदर लिखी बात की सच्चाई के बारे में नहीं। और देखिए टेक्नोलॉजी का असर। धारा 93 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए यही समय सीमा घटाकर सिर्फ 5 साल कर देती है। क्या 30 साल से सीधा 5 साल? जी हाँ, 5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के डिजिटल सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी के बारे में कोर्ट अनुमान लगा सकता है। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल है। टेक्नोलॉजी ने सबूतों की दुनिया में वक्त की धारणा ही बदल दी। तो कुल मिलाकर देखें तो BSA 2023 दस्तावेजी सबूतों को लेकर काफी डिटेल्ड नियम देता है। इसमें पुराने तरीकों के साथ साथ नए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी अच्छे से शामिल किया गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का फर्क, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और ये धारणाएं, ये सब समझना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से ये नियम न सिर्फ सबूत पेश करने का तरीका बताते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कोर्ट के फैसले भरोसेमंद जानकारी पर आधारित हों। और डिजिटल सबूतों को शामिल करके कानून ने खुद को आज की जरूरतों के हिसाब से अपडेट भी किया है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ रही है, ब्लॉकचेन आ रहा है, AI कंटेंट बना रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट का मतलब भी तो बदल रहा है। तो भविष्य में सबूतों के इन नियमों को और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें कैसे बदलना होगा, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। ये है अध्याय 6। जी, हमारे पास देखिए इस कानून के कुछ खास सेक्शन है, धारा 94 से लेकर 103 तक। और ये बताते हैं कि कब लिखा हुआ सबूत मतलब दस्तावेज जुबानी कही हुई बात से ज्यादा वजन रखता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कानून क्यों अक्सर कागज को जुबान से ज्यादा तरजीह देता है और क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं। हाँ, चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है उसे कहते हैं सर्वोत्तम साक्ष्य नियम, मतलब बेस्ट एविडेंस रूल। अच्छा, बेस्ट एविडेंस रूल। हाँ, इसका निचोड़ आपको धारा 94 के आसपास मिलेगा। सोचिए, अगर किसी चीज का लिखित रिकॉर्ड है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो कानून कहता है कि वही दस्तावेज सबसे पुख्ता सबूत है, उसे ही पेश करना चाहिए। मतलब लिखी हुई बात को साबित करने के लिए आपको लिखा हुआ ही दिखाना पड़ेगा ज्यादातर मामलों में। हाँ, ये तो मतलब लॉजिकल लगता है।
जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है तो कोर्ट कहेगा कि भाई वो एग्रीमेंट लेके आओ। बिल्कुल सिर्फ जुबानी कहने से कि हाँ हाँ सौदा हुआ था, शायद बात ना बने। सही। लेकिन इसमें एक चीज थी धारा 94 के उदाहरणों में, जैसे वो भुगतान वाली बात, कि अगर रसीद है तब भी पेमेंट का जुबानी सबूत दे सकते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए, कानून या पूरी तरह रिजिड नहीं है। वो उदाहरण दृष्टांत यही कहता है कि अगर पेमेंट की रसीद दी गई है तो भी वो भुगतान हुआ था, ये बात आप जुबानी तौर पर भी साबित कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, रसीद एक मजबूत सबूत जरूर है, पर वो इकलौता तरीका नहीं है भुगतान साबित करने का। शायद और भी गवाह हो या कोई और परिस्थिति हो। समझ गया। तो मतलब लिखा हुआ है तो बेस्ट है, पर ऐसा नहीं कि जुबानी बिल्कुल ही बेकार हो गया कुछ स्थितियों में। सही। लेकिन एक और जरूरी बात आती है धारा 95 में, वो ये कि आप जुबानी सबूत देकर किसी लिखित समझौते की शर्तों को बदल नहीं सकते या उसका खंडन नहीं कर सकते। हाँ, ये तो अहम है, वरना लिखित समझौते का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर कोई बाद में आकर कहे कि नहीं हमने तो मुंह जुबानी कुछ और तय किया था। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। अच्छा। हाँ, धारा 95 का परंतुक 1 देखिए। वो कहता है कि आप जुबानी सबूत ये साबित करने के लिए दे सकते हैं कि दस्तावेज ही अवैध है। ओहो। मतलब जैसे अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से बनवाया गया हो या किसी को डरा धमकाकर साइन करवाया गया हो या वो गैर कानूनी हो, तो आप ये बातें जुबानी सबूत से साबित कर सकते हैं। अगर ये साबित हो गया तो फिर वो लिखित दस्तावेज कूड़े के बराबर है ना? हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब कानून दस्तावेज को बचाता तो है, पर धोखेबाजी को नहीं। बिल्कुल। और एक और स्थिति है, अगर दस्तावेज में सारी बातें लिखी ही नहीं है, मतलब वो किसी मुद्दे पर चुप है, साइलेंट है। जैसे मान लीजिए कोई समझौता हुआ पर उसमें डिलीवरी की तारीख लिखी ही नहीं, तो बाद में ये तय करने के लिए कि क्या समझा जाना चाहिए था, शायद जुबानी सबूत की जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये तो हो गया जब दस्तावेज या तो अवैध है या अधूरा है। पर क्या हो अगर दस्तावेज सही है पर उसकी भाषा ही समझ नहीं आ रही, मतलब कंफ्यूजिंग है? हाँ, ये भी बहुत होता है। यहाँ कानून 2 तरह की अस्पष्टता, मतलब एम्बिग्विटी की बात करता है। 2 तरह की? जी, पहली है पेटेंट एम्बिग्विटी या प्रत्यक्ष अस्पष्टता। ये वो गड़बड़ है जो दस्तावेज पढ़ते ही दिख जाती है। जैसे मान लीजिए एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं अपना घोड़ा 1 लाख या 1.5 लाख रुपए में बेचूंगा। अरे, ये तो पहले से ही कंफ्यूजन है। हाँ, तो धारा 96 कहती है कि ऐसी गड़बड़ी को आप बाहरी, मतलब जुबानी सबूत से ठीक नहीं कर सकते। ये नहीं बता सकते कि असल में 1 लाख तय हुआ था या 1.5 लाख। दस्तावेज खुद ही बेकार है इस पॉइंट पर। अच्छा, और दूसरे तरह की? दूसरी है लेटेंट एम्बिग्यूटी या अप्रकट अस्पष्टता। यहाँ दस्तावेज देखने में बिल्कुल ठीक लगता है, भाषा साफ है, पर जब आप उसे असल दुनिया के तथ्यों पर लागू करते हैं तब कंफ्यूजन पैदा होता है। उदाहरण? जैसे मैं लिखूं मैं अपना सफेद घोड़ा राम को बेचूंगा। हाँ। और पता चले कि मेरे पास 2 सफेद घोड़े हैं। अब कौन सा? हाँ, अब यहाँ धारा 99 कहती है कि आप बाहरी सबूत ला सकते हैं ये दिखाने के लिए कि कौन से वाले घोड़े की बात हो रही थी। अच्छा। ये फर्क समझना जरूरी है। एक गड़बड़ी दस्तावेज के चेहरे पर ही दिख रही है, दूसरी छुपी हुई है जो बाद में पता चलती है। बिल्कुल। और इसी तरह धारा 98 कहती है कि अगर भाषा साफ है पर किसी मौजूदा तथ्य के सामने वो अर्थहीन हो जाती है तो भी उसका खास मतलब समझाने के लिए सबूत दे सकते हैं। और मान लीजिए कोई बहुत पुराना दस्तावेज है जिसकी लिखावट अजीब है या कोई टेक्निकल शब्द है, इसके लिए भी प्रावधान है। धारा 101 कहती है कि अगर लिपि पढ़ी नहीं जा रही या कोई शब्द ऐसा है जो आम बोलचाल का नहीं, कोई तकनीकी शब्द है या किसी खास इलाके का है, तो उसका मतलब समझाने के लिए एक्सपर्ट या बाहरी सबूत लाया जा सकता है। ठीक है, एक सवाल और। मान लीजिए ए और बी ने एक लिखित समझौता किया, बाद में उन्होंने आपस में जुबानी तौर पर कुछ और तय कर लिया जो लिखित बात से अलग है। क्या ए और बी कोर्ट में ये जुबानी बात साबित कर सकते हैं? नहीं, आमतौर पे नहीं। धारा 102 यही कहती है, जो दस्तावेज के पक्षकार हैं या उनके हित प्रतिनिधि, वो ऐसा कोई जुबानी समझौता साबित नहीं कर सकते जो लिखित शर्तों को काटता हो या बदलता हो या उसमें कुछ घटाता बढ़ाता हो। लेकिन कोई और कर सकता है? हाँ, कोई तीसरा व्यक्ति जो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो शायद ऐसा सबूत दे सके। मान लीजिए सी को पता है कि ए और बी ने बाद में जुबानी कुछ और तय किया था,
तो सी गवाही दे सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब पार्टियों को तो लिखित से बंधा रहना होगा, पर सच्चाई कहीं और से आ सकती है। हाँ, एक तरह से इसका मकसद है कि लिखित समझौतों में स्थिरता रहे, पर न्याय का रास्ता भी पूरी तरह बंद ना हो। और एक आखिरी बात, वो वसीयतों के बारे में थी, विल्स। जी, धारा 103 वो बस ये साफ करती है कि इस अध्याय के जो नियम हमने डिस्कस किए वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के उन खास नियमों पर हावी नहीं होंगे जो वसीयतों की व्याख्या या सबूत के बारे में है। मतलब वसीयत के लिए उसके अपने नियम पहले लागू होंगे। हाँ, अगर उत्तराधिकार कानून में कोई खास नियम है तो वो माना जाएगा। ये अध्याय उसे ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम सार निकालें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखित दस्तावेजों को काफी ऊंचा स्थान देता है। वो सर्वोत्तम साक्ष्य हैं। बिल्कुल, धारा 94 यही स्थापित करती है। ये कानून में एक निश्चितता, एक प्रिडिक्टेबिलिटी लाने की कोशिश है। हाँ, ताकि लोग अपने लिखित समझौतों पर भरोसा कर सकें। सही कहा। लेकिन जैसा हमने देखा, कानून ने चालाकी या मजबूरी के लिए, या जहां दस्तावेज खुद ही अस्पष्ट हों, वहां दरवाजे खुले रखे हैं। धारा 95 अवैधता, धारा 96 से 99 अस्पष्टता, ये सब अपवाद है। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है दस्तावेज की पवित्रता और न्याय के बीच। सही बात। चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज का दौर तो डिजिटल है। हाँ, ढेरों ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट, मैसेज, ये सब भी तो लिखित ही हैं एक तरह से। जी बिल्कुल। तो क्या भविष्य में कानून इन क्षणिक किस्म के डिजिटल लेखनों को और जो ट्रेडिशनल फॉर्मल दस्तावेज होते हैं उनको एक ही नजर से देखेगा, या इनके बीच का फर्क बना रहेगा? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या हर व्हाट्सएप मैसेज को एक स्टैम्प पेपर वाले एग्रीमेंट के बराबर माना जाएगा? शायद नहीं। लेकिन इनकी कानूनी अहमियत कैसे तय होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तकनीक बदल रही है तो कानून को भी साथ चलना होगा। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। 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 नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही अहम हिस्से पर गौर कर रहे हैं, अध्याय 7, जो सबूत के भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में है। जी बिल्कुल। हमारे पास कानून के कुछ अंश हैं सवाल जवाब के रूप में, तो इनसे समझेंगे कि अदालत में आखिर किसे क्या साबित करना पड़ता है। चलिए इस कानूनी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सबूत का भार किसी भी कानूनी मामले के आप कह सकते हैं रीढ़ होता है। आसान भाषा में ये तय करता है कि भाई अपनी बात साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है। नए अधिनियम में जैसा आपने कहा, धारा 104 से 120 तक इसी के नियम दिए गए हैं। तो ये सबूत का भार, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, ये है क्या असल में? अधिनियम इसे कैसे समझाता है? देखिए, धारा 104 जो है वो ये कहती है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट किसी बात को माने तो उसे साबित भी आपको ही करना पड़ेगा। जो व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है उसे ही इसे साबित करना होता है। अच्छा। इसे फैक्टम प्रोबेंडम भी कहते हैं, मतलब वो मुख्य बात जिसे साबित करना है। और खास बात यह है कि ये शुरुआती भार जो धारा 104 में है ये बदलता नहीं है। बदलता नहीं है? नहीं। जैसे फौजदारी मामलों में सोचिए, ये भार आमतौर पर अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन पर ही रहता है। हाँ। उन्हें साबित करना होता है कि अपराध हुआ है। ये उस सिद्धांत पर आधारित है कि हर कोई निर्दोष है जब तक दोषी साबित ना हो जाए। अच्छा, तो शुरुआती जिम्मेदारी तो तय हो गई, लेकिन मैंने सुना है कि सबूत पेश करने की बारी वो बदलती रहती है। यहाँ पर मामला शायद थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, यहीं पर मतलब धारा 105 काम आती है। उसे कहते हैं साबित करने का भार या ओनस प्रोबेंडी। ओनर्स प्रोबेंडी, ठीक है। ये भार स्थिर नहीं रहता। ये सबूतों के आधार पर एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर जाता रहता है। अच्छा, कैसे? ये उस पर होता है कि अगर मान लीजिए दोनों तरफ से कोई और सबूत ना आए तो जिसके खिलाफ फैसला जाएगा उसी पर साबित करने का भार माना जाएगा। उदाहरण देके समझाएंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए क ने ख पर मुकदमा किया कि भाई बॉन्ड के पैसे नहीं दिए। हाँ। अब ख मानता है कि हाँ बॉन्ड बनाया तो था, पर वो कहता है कि ये तो धोखाधड़ी से हासिल किया गया था। हाँ। तो अब धोखाधड़ी साबित करने का भार किस पर आया? ख पर। अच्छा, ख पर। जी। अगर ख कुछ शुरुआती सबूत दे देता है कि हाँ कुछ गड़बड़ थी, हाँ, कि कुछ शक है, हाँ, तो फिर भार वापस क पर जा सकता है कि वो साबित करे कि नहीं भाई सब कुछ ठीक था। ये भार ऐसे ही क्या कहते पलटता रहता है। ये तो काफी डायनामिक है फिर। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुए सामान्य नियम। हाँ। लेकिन कई बार खास परिस्थितियां होती हैं, जैसे अगर कोई जानकारी सिर्फ एक ही पक्ष को पता हो, उसके बारे में क्या?
हाँ, उसके लिए भी नियम है। वो है धारा 109। ये कहती है कि अगर कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में है तो उसे साबित करने का भार उसी पर होगा। जैसे मान लीजिए किसी पर आरोप है कि वो बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहा था, हाँ, तो अब ये साबित करना उसी यात्री की जिम्मेदारी है कि उसके पास टिकट था, क्योंकि ये जानकारी खासतौर पर उसी के पास है। सही बात है, टिकट तो वही दिखाएगा। जी, ये कुछ हद तक उस सिद्धांत जैसा है जिसे रेस इप्सा लोकेटर कहते हैं, मतलब हालात खुद ही कहानी बयां कर देते हैं। और वो जो फौजदारी मामलों में बचाव पक्ष कुछ छूट लेना चाहता है, जैसे कोई एक्सेप्शन। हाँ, वो धारा 108 में है। अगर अभियुक्त मतलब आरोपी ये कहता है कि उसका मामला भारतीय न्याय संहिता BNS में दिए गए सामान्य या विशेष अपवादों में आता है, जैसे आत्मरक्षा वगैरह। हाँ, जैसे आत्मरक्षा या कोई और कानूनी बचाव, तो ये साबित करने का भार भी उसी अभियुक्त पर होगा कि उसका केस वाकई उन एक्सेप्शंस में फिट होता है। दिलचस्प है। मैंने ये भी सुना है कि कानून कुछ स्थितियों में पहले से ही कुछ बातें मान कर चलता है। उन्हें उपधारणाएं या प्रिजम्पशंस कहते हैं शायद। बिल्कुल सही। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण उपधारणाएं हैं। ये सबूत के नियमों को आसान बनाती हैं कुछ हद तक। जैसे धारा 110 ये जीवन की उपधारणा के बारे में है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में पिछले 30 सालों में सुना गया है कि वो जीवित था, तो अदालत उसे जीवित ही मानेगी, जब तक कि कोई ये साबित न कर दे कि वो मर चुका है। बिल्कुल। और इसी तरह धारा 111 है मृत्यु की उपधारणा। अगर किसी व्यक्ति के बारे में उन लोगों ने जिन्होंने स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुना होता 7 साल से कुछ नहीं सुना है, तो उसे मृत माना जा सकता है। फिर धारा 113 है जो कहती है कि किसी चीज पर कब्जा होना मतलब पोजेशन, हाँ, वो उसके मालिकाना हक का पहला सबूत है। प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अच्छा, कब्जा है तो मान लिया कि मालिक है जब तक कोई और साबित न कर सही। दे। और शादी ब्याह या बच्चों की वैधता लेजिटिमेसी, इससे जुड़ी भी कोई उपधारणा है? हाँ, धारा 116 बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। ये कहती है कि अगर किसी बच्चे का जन्म वैध विवाह के दौरान हुआ है या फिर विवाह टूटने के 280 दिनों के अंदर हुआ है, बशर्ते मां अविवाहित रही हो, तो ये उसकी वैधता का निश्चायक सबूत माना जाएगा। कंक्लूसिव प्रूफ। निश्चायक सबूत मतलब इसे झुटलाया नहीं जा सकता, सामान्यता नहीं। सिवाय एक स्थिति के, अगर ये साबित कर दिया जाए कि पति पत्नी के बीच बच्चे के गर्भाधान के संभावित समय पर कोई शारीरिक संपर्क संभव ही नहीं था। अच्छा। और ये नियम सभी धर्मों पर लागू होता है। जी हाँ, ये सभी धर्मों पर लागू होता है। ये सामाजिक स्थिरता और विरासत के मामलों में क्लैरिटी लाता है। समझ गई। अब कुछ और भी उपधारणाएं हैं जो थोड़े संवेदनशील मामलों से जुड़ी हैं, जैसे आत्महत्या या दहेज मृत्यु। हाँ, कानून कुछ गंभीर स्थितियों में भी उपधारणाओं का सहारा लेता है न्याय सुनिश्चित करने के लिए। जैसे धारा 117 है, विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाना यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से संबंधित। अगर शादी के 7 साल के अंदर कोई महिला आत्महत्या करती है और ये साबित होता है कि मृत्यु से पहले उसके पति या ससुराल वालों ने उसके साथ क्रूरता की थी, हाँ, तो अदालत ये मान सकती है, मतलब उपधारणा कर सकती है कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। ये एक तरह की रिबटेबल प्रिजम्पशन होगी। जी हाँ, ये खंडनीय उपधारणा है। बचाव पक्ष इसे गलत साबित करने के लिए सबूत दे सकता है। और दहेज मृत्यु के बारे में? वो धारा 118 में है जो नई BNS की धारा 80 से जुड़ा है। अगर किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के भीतर जलने से या किसी शारीरिक चोट से या सामान्य से अलग परिस्थितियों में होती है और ये साबित होता है कि मृत्यु से ठीक पहले दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था, तो अदालत ये उपधारणा करेगी कि ये दहेज मृत्यु है। यहाँ करेगी शाल प्रेज्यूम शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो इसे धारा 117 से ज्यादा मजबूत बनाता है, हालांकि ये भी खंडनीय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बलात्कार के मामलों में सहमति के सवाल पर कानून क्या कहता है, ये भी एक बहुत अहम बदलाव और प्रावधान है धारा 120 में। ये बलात्कार के मामलों में सहमति न होने यानी एब्सेंस ऑफ कंसेंट की उपधारणा के बारे में है। हाँ। अगर ये साबित हो जाता है कि यौन संबंध हुआ था और पीड़ित महिला अदालत में कहती है कि उसकी सहमति नहीं थी, हाँ। तो अदालत ये उपधारणा करेगी कि सहमति नहीं थी। करेगी मतलब शैल प्रिज्यूम। जी, शैल प्रिज्यूम। तो शुरुआती भार अभियुक्त पर होगा ये साबित करने का कि सहमति थी। हालांकि ये भी एक खंडनीय उपधारणा है, रिबटेबल प्रिजम्पशन है। समझ गया। इसके अलावा भी कुछ सामान्य उपधारणाएं हैं? हाँ, धारा 119 अदालत को कुछ और सामान्य परिस्थितियों में भी तथ्य उपधारित करने की शक्ति देती है। जैसे अगर चोरी के तुरंत बाद किसी के पास चोरी का माल मिलता है, तो ये माना जा सकता है कि या तो वो चोर है या उसने चोरी का माल जानते हुए लिया है। अच्छा। या फिर अगर कोई पक्ष किसी सबूत को पेश करने से रोक रहा है जो वो पेश कर सकता था,
तो ये माना जाएगा कि अगर वो सबूत पेश होता तो उसके खिलाफ जाता। ये तो एडवर्स इन्फ्रेंस हुआ। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि एक होता है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, धारा 104 वाला। ये तय करता है कि केस कौन शुरू करेगा, मुख्य बात किसे साबित करनी है, और ये बदलता नहीं। सही। और दूसरा है सबूत पेश करने की बारी, यानी ओनस धारा 105 वाला। ये केस के दौरान सबूतों के आधार पर एक से दूसरे पक्ष पर शिफ्ट होता रहता है। एकदम सही। फिर हमने देखा कि अगर कोई जानकारी खास किसी के पास है, धारा 109, या कोई कानूनी बचाव ले रहा है, धारा 108, तो उसे ही वो बात साबित करनी होगी। जी। और फिर हमने कई महत्वपूर्ण उपधारणाओं पर बात की। जीवन 110, मृत्यु 111, कब्जा स्वामित्व 113, बच्चे की वैधता 116, और फिर गंभीर मामलों में जैसे आत्महत्या के लिए उकसाना 117, दहेज मृत्यु 118 और बलात्कार में सहमति का न होना 120, और कुछ सामान्य उपधारणाएं 119। बिल्कुल सही सारांश है। धारा 104 के शुरुआती भार और धारा 105 के बदलते भार का फर्क समझना बहुत जरूरी है, और साथ ही ये जानना भी अहम है कि कैसे ये अलग अलग उपधारणाएं कुछ निश्चायक, कुछ खंडनीय कानूनी प्रक्रिया को दिशा देती हैं। ये तय करती हैं कि कब अदालत खुद कुछ मानकर चल सकती है और कब पक्षकारों को ठोस सबूत लाने ही होंगे। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, सबूत और उपधारणाओं पर ये जो इतने विस्तृत और कुछ हद तक जटिल नियम हैं, ये नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत न्याय मिलने की रफ्तार और उसकी निष्पक्षता पर आखिर कैसा असर डालेंगे? क्या ये चीज़ों को ज़्यादा साफ और प्रभावी बनाते हैं, या कहीं प्रक्रियात्मक उलझनों को बढ़ा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब तो समय और इन प्रावधानों के व्यवहारिक अमल से ही मिलेगा। नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक काफी अहम और दिलचस्प सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं विबंध, या अंग्रेजी में एस्टोपल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इसकी मुख्य बातें समझाते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये विबंध आखिर है क्या चीज़, क्यों ज़रूरी है, और कानून में ये असल में काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विबंध आसान शब्दों में होता क्या है? जी देखिए, विबंध बहुत सरल भाषा में एक तरह की कानूनी रोक है। ये किसी इंसान को अपनी ही कही हुई बात से या किए हुए काम से या कभी-कभी चुप रहने से भी मुकरने से रोकता है, खासकर तब जब उसकी बात पर या चुप्पी पर भरोसा करके किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कदम उठा लिया हो, अपनी पोजीशन बदल ली हो। अच्छा, यानी अगर मैंने कुछ कहा और उस पर यकीन करके सामने वाले ने कुछ कर दिया, तो मैं बाद में ये नहीं कह सकती कि अरे मैंने तो ये कहा ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। मोटा मोटा यही सिद्धांत है। और ये आया कहाँ से है? ये असल में साम्य मतलब इक्विटी और गुड कॉन्शियंस मतलब सद्विवेक, इन सिद्धांतों पर आधारित हैं। एक लैटिन कहावत भी है इसके पीछे, एलिगेंस कॉन्ट्रारिया नॉन एस्ट ऑडिएंडस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति विरोधाभासी बातें करता है, मतलब एक बार कुछ दूसरी बार कुछ और, उसे सुना नहीं जाना चाहिए। आप एक ही वक्त पे हाँ और ना दोनों नहीं कह सकते, खासकर अगर आपके हाँ पर किसी ने भरोसा कर लिया हो। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। एक तरह की कंसिस्टेंसी या स्थिरता बनी रहती है इससे। सही कहा। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ दिया गया है, मतलब कौन सी धाराएं हैं? विबंध से जुड़े जो नियम हैं वो मुख्य रूप से अधिनियम के अध्याय 8 में दिए गए हैं, धारा 121 से लेकर 123 तक। जो मूल सिद्धांत है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, वो धारा 121 में है। अच्छा, एक और बात जो हमारी स्रोतों में कही गई है वो ये कि विबंध कोई मौलिक विधि यानी सब्सटैंटिव लॉ नहीं है, बल्कि ये साक्ष्य का नियम यानी रूल ऑफ एविडेंस है। इसका क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। देखिए, साक्ष्य का नियम होने का मतलब ये है कि विबंध अपने आप में कोई नया कानूनी अधिकार, कोई नया राइट नहीं बनाता है। मतलब आप सिर्फ विबंध के आधार पर कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा। लेकिन हाँ, ये किसी व्यक्ति को कोर्ट में कुछ खास तथ्य, कुछ फैक्ट्स नकारने से या डिनाई करने से जरूर रोकता है। इसे आप एक ढाल की तरह समझिए, शील्ड की तरह, तलवार की तरह नहीं। ये आपको बचाता है, किसी पर हमला करने का नया आधार नहीं देता। ओके, तो ये बचाव का तरीका है हाँ।
किसी को उसी के बात से पलटने से रोकने के लिए। क्या इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर 3 प्रकार माने जाते हैं। एक है अभिलेख द्वारा विबंध, मतलब स्टॉपल बाय रिकॉर्ड, जो अदालती फैसलों से जुड़ा है। दूसरा है विलेख द्वारा विबंध या स्टॉपल बाय डीड, जो लिखित दस्तावेजों जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से जुड़ा है। और तीसरा, जो धारा 121 में खास तौर पर आता है, वो है आचरण द्वारा विबंध या स्टॉपल बाय कंडक्ट। आचरण द्वारा मतलब किसी के कहने, करने या न करने से जो विबंध पैदा होता है। बिल्कुल, आपके एक्ट, आपके शब्द या आपकी चुप्पी से। यही सबसे आम है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है अधिनियम में इसी आचरण वाले का? जी हाँ, धारा 122 में बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। जैसे एक किराएदार है, जब तक वो किराएदारी चल रही है, वो किराएदार कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि जिस वक्त मैंने ये प्रॉपर्टी किराए पर ली थी, उस वक्त मेरे मकान मालिक का इस पर हक ही नहीं था। अच्छा, मतलब जिससे घर किराए पर लिया, आप उसकी ओनरशिप को चैलेंज नहीं कर सकते जब तक आप किराएदार हैं? हाँ, किराएनामा शुरू होने के वक्त की ओनरशिप को नहीं। ये एक क्लासिक उदाहरण है आचरण द्वारा विबंध का। आपने किराएदार बनकर एक तरह से मान लिया कि वो मालिक है। समझ गई। तो अगर किसी को अदालत में विबंध का फायदा उठाना हो, तो उसे क्या साबित करना पड़ता है? इसके लिए विशिष्ट अभिवचन जरूरी है, मतलब स्पेसिफिकली प्लीड करना पड़ता है। जो पार्टी विबंध का दावा कर रही है, उसे अपने केस के पेपर्स में साफ साफ लिखना होगा और सबूत भी देना होगा। क्या सबूत देना होगा? उसे ये साबित करना होगा कि देखिए, दूसरे पक्ष ने ये बात कही या ये काम किया या चुप रहा, फिर मैंने उस बात पर या उस चुप्पी पर भरोसा किया। तीसरा, उस भरोसे के आधार पर मैंने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे मेरी स्थिति बदल गई। और चौथा, अगर अब दूसरे पक्ष को अपनी बात से मुकरने दिया गया तो मुझे नुकसान होगा। ये चारों बातें साबित करनी होंगी। तो ये साबित करने का भार उसी पर है जो विबंध का फायदा लेना चाहता है। जी बिल्कुल, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होता है। अच्छा, ये तो हुई सामान्य विबंध की बात। एक और शब्द है जो अक्सर सुनने में आता है, वचन विबंध या प्रॉमिसरी एस्टॉपल। ये क्या है? क्या ये धारा 121 वाले विबंध से अलग है? हाँ, ये उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है, पर थोड़ा अलग है। इसकी जड़ें कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ज्यादा हैं। देखिए, आमतौर पर कोई वादा कानूनी तौर पर तभी लागू होता है जब उसमें प्रतिफल हो, मतलब कुछ लेन देन हो, कंसिडरेशन हो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है। जी, लेकिन वचन विबंध वहां काम आता है जहां किसी ने साफ तौर पर कोई वादा किया, भले ही उसके बदले उसे कुछ न मिल रहा हो, और दूसरे व्यक्ति ने उस वादे पर पूरी तरह यकीन करके अपनी स्थिति बदल ली, कोई बड़ा खर्चा कर दिया या कोई और कदम उठा लिया। ऐसे में वादा करने वाले को बाद में ये कहने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि अरे, मेरा वादा तो बिना प्रतिफल के था, इसलिए मैं बंधा हुआ नहीं हूं। अरे वाह! तो ये बिना किसी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या लेन देन के भी लागू हो सकता है, सिर्फ वादे और उस पर किए गए भरोसे के आधार पर। हाँ, कुछ शर्तों के साथ ये लागू हो सकता है। ये इक्विटी का सिद्धांत है जो अन्याय को रोकता है। क्या इसका कोई उदाहरण सोच सकते हैं? हाँ, मान लीजिए सरकार ने ऐलान किया कि अगर आप किसी पिछड़े इलाके में फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपने सरकार के इस वादे पर भरोसा करके करोड़ों रुपए लगाकर वहां फैक्ट्री लगा दी। अब 2 साल बाद सरकार कहती है कि नहीं, हम ये टैक्स छूट वापस ले रहे हैं। यहां पर आप वचन विबंध का सिद्धांत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने आपके वादे पर भरोसा करके ये इन्वेस्टमेंट की है, अब आप मुकर नहीं सकते। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खासकर सरकारी वादों या आश्वासनों के मामले में। बिल्कुल। क्या अधिनियम में और भी कोई खास उदाहरण है विबंध के, धारा 122-123 में? हाँ, धारा 122 में किराएदार के अलावा अनुज्ञप्तिधारी का भी जिक्र है, लाइसेंसी का। मतलब अगर आपने किसी को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, तो वो व्यक्ति बाद में ये नहीं कह सकता कि इजाजत देते वक्त आपका उस जमीन पर कब्जा रखने का हक नहीं था। अच्छा। और धारा 123 कुछ और लोगों पर रोक लगाती है, जैसे विनिमय पत्र का स्वीकर्ता, एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। वो ये नहीं नकार सकता कि जिसने बिल लिखा था उसे लिखने का अधिकार था। या जैसे कोई उपनिहिती है, बेली, जिसके पास आपने अपना सामान रखने को दिया है, वो ये नहीं कह सकता कि आपको वो सामान उसके पास रखवाने का अधिकार ही नहीं था। तो ये सब अलग अलग स्थितियों में एक ही मूल सिद्धांत को लागू करते हैं कि आप अपनी पिछली स्थिति या बात से मुकर नहीं सकते अगर किसी ने उस पर भरोसा किया है तो अगर हम इसे समेटें तो विबंध का सिद्धांत जो है वो कानूनी दुनिया में एक तरह से, क्या कहूँ, ईमानदारी, स्थिरता, फेयर प्ले, इसको बनाए रखने का एक टूल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुनिश्चित करता है कि लोग अपनी बातों और कामों के प्रति जवाब दे रहे हैं।
खासकर तब जब उनके शब्दों या कामों पर भरोसा करके किसी और ने अपनी स्थिति बदली हो। हाँ, इससे सिस्टम में एक भरोसा बना रहता है। जी, अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिद्धांत इस बुनियादी सच पर जोर देता है कि हमारे शब्दों और एक्शंस के नतीजे होते हैं और हमें उन नतीजों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। ये कानून को सिर्फ तकनीकी नहीं रहने देता, उसमें निष्पक्षता का एक तत्व लाता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कानूनी दुनिया के बाहर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कितने वादे करते हैं, कितने आश्वासन देते हैं। भरोसे और निर्भरता का ये सिद्धांत बिना किसी कानून के वहां अनौपचारिक रूप से कैसे काम करता होगा, ये सोचने लायक सवाल है। नमस्कार, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी BSA 2023 के एक अहम पहलू पर बात करेंगे। जी ये है गवाहों के बारे में, मतलब कौन गवाही दे सकता है, हाँ, कैसे दे सकता है और क्या कोई सीमाएं भी हैं। बिल्कुल। हमारे पास BSA 2023 के अध्याय 9 से कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि समझें कि कानून गवाहों को कैसे देखता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि गवाही तो किसी भी केस की बुनियाद होती है एक तरह से। तो पहला सवाल यही है, गवाही दे कौन सकता है? क्या कोई भी? हाँ, कानून तो यही कहता है। धारा 124 की मोटे तौर पर लगभग हर कोई सक्षम है, सही। पर इसमें कुछ पेच भी है ना? बिल्कुल है। पेच ये है कि कोर्ट को देखना होता है। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है या कोई बहुत बुजुर्ग हैं या फिर कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी है और इस वजह से वो सवालों को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझकर भी ठीक मतलब तर्क संगत जवाब नहीं दे पा रहे, अच्छा, तो बस तब कोर्ट उन्हें गवाही देने से रोक सकती है। तो योग्यता उम्र या सेहत से नहीं जुड़ी सीधे सीधे, मतलब क्षमता से जुड़ी है, समझने और जवाब देने की क्षमता। हाँ बिल्कुल, समझने और तर्कसंगत जवाब देने की क्षमता। जैसे स्रोत बताते हैं, एक 6 साल का बच्चा भी गवाह हो सकता है, अगर समझ सकता है तो। हाँ, अगर समझ और बोल सकता है। और यही बात देखिए मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति पर भी लागू होती है। अच्छा जी, अगर वो उस समय जब सवाल पूछे जा रहे हैं सवालों को समझ सकता है और ठीक जवाब दे सकता है तो वो गवाह बन सकता है। हाँ, जिसे कानून जड़ या इडियट कहता है, मतलब जो जन्म से ही समझने में पूरी तरह असमर्थ है, वो सक्षम नहीं माना जाता। ठीक है, और अगर कोई बोल ना पाए तो? उसके लिए भी कानून में रास्ता है। धारा 125 कहती है कि ऐसे गवाह लिख कर दे सकते हैं। लिख कर? हाँ, या फिर इशारों से, साइन लैंग्वेज वगैरह। और ये सब खुली अदालत में होना चाहिए। और इसे माना क्या जाएगा? खास बात यही है, इसे भी मौखिक साक्ष्य यानी ओरल एविडेंस ही माना जाता है। ये तो बराबरी वाली बात हुई। अच्छा, कुछ खास तरह के गवाह भी होते हैं, जैसे पति पत्नी? हाँ बिल्कुल। धारा 126 कहती है कि पति या पत्नी, चाहे मामला सिविल हो या क्रिमिनल, एक सक्षम गवाह हैं, मतलब वो गवाही दे सकते हैं। और जज या मजिस्ट्रेट, उनके लिए क्या है? उनके लिए थोड़ी सुरक्षा है। धारा 127 में उनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि जज या मजिस्ट्रेट के तौर पर उन्होंने क्या किया या उन्हें उस दौरान क्या पता चला। अच्छा। हाँ, उसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई हायर कोर्ट का खास ऑर्डर ना हो। लेकिन अगर उन्होंने कोर्ट में कुछ होते हुए देखा हो, मतलब जज के तौर पर नहीं, बस एक दर्शक के तौर पर? हाँ, वो अलग बात है। अगर उन्होंने कोई और घटना देखी, मान लीजिए कोर्ट रूम में ही कोई अपराध हो गया, तो उस घटना के बारे में उनसे पूछताछ हो सकती है। वो उनके पद के आचरण से अलग है। ये सुरक्षा वाली बात से ही शायद वो विशेषाधिकार प्राप्त संचार जुड़ा है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। सही पकड़ा आपने। धारा 128 से 134 इसी के बारे में है। ये बहुत अहम सिद्धांत है। क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ बातें, कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी होती हैं जो गोपनीय मानी जाती हैं, उन्हें बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये एक अधिकार है। जैसे? सबसे आम उदाहरण क्या होगा? पति पत्नी के बीच की बातचीत, धारा 128। जो बातें उन्होंने शादी के दौरान एक दूसरे से कहीं। अच्छा। और ये सुरक्षा तलाक के बाद भी बनी रहती है। अरे वाह। हाँ। बस 2 अपवाद हैं, या तो वो खुद बताने को राजी हों या फिर उनका आपस में ही कोई मुकदमा चल रहा हो। समझ गए। और सरकार से जुड़ी बातें? वहां भी सुरक्षा है। धारा 129 राज्य के मामलों से जुड़े अप्रकाशित रिकॉर्ड्स और धारा 130 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब जो भरोसे में दी गई जानकारी है। इन्हें भी नहीं बताना पड़ता? नहीं, मजबूर नहीं कर सकते, खासकर अगर लगता है कि बताने से पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोकहित को नुकसान होगा। धारा 129 के पीछे तो सिद्धांत ही है, लोगों का कल्याण सबसे ऊपर। इसी तरह धारा 131 कहती है कि पुलिस या मजिस्ट्रेट को यह बताने पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि अपराध की खबर उन्हें कहां से मिली, मुखबिर की सुरक्षा के लिए। और वकीलों और क्लाइंट्स के बीच की बातचीत? वो भी सुरक्षित है। धारा 132 और 134
वकील और मुवक्किल के बीच जो प्रोफेशनल बातचीत होती है वो गोपनीय है। जब तक क्लाइंट खुद ना कह दे। हाँ, जब तक मुवक्किल सहमति न दे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर बातचीत किसी गैर कानूनी काम के लिए हो रही है तब ये सुरक्षा नहीं मिलती। हाँ, अगर क्लाइंट कहे कि मैंने ये जुर्म किया है, मुझे बचाओ, तो ये सुरक्षित है, क्योंकि कानूनी बचाव मांगना गलत नहीं है। पर हाँ, माता पिता और बच्चों के बीच की बातें इस तरह सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो ये तो वो बातें हुई जिन्हें बताने से छूट है। लेकिन अगर सवाल जरूरी है, मामले से जुड़ा है, पर जवाब देने वाले को फंसा सकता है, तब क्या? तब जवाब देना पड़ेगा। धारा 137 साफ कहती है, अगर सवाल रेलेवेंट है तो गवाह को जवाब देना ही होगा, भले ही उस जवाब से उस पर कोई केस बनता हो या जुर्माना लगता हो। सच जानना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं सह अपराधी पर, अकम्प्लिस, धारा 138। जो खुद जुर्म में शामिल था। हाँ, वो भी आरोपी के खिलाफ एक सक्षम गवाह है। उसकी गवाही पर सजा भी हो सकती है। लेकिन क्या उसकी बात पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? वो तो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। सही सवाल है। इसीलिए कानून और अदालतें बहुत सावधान रहती हैं। सिर्फ सह अपराधी की गवाही बिना किसी और सबूत के उस पर सजा देना अवैध तो नहीं है। लेकिन अदालती प्रैक्टिस यही है कि उसकी गवाही की पुष्टि देखी जाती है। मतलब क्या कोई और सबूत है जो उसकी बात को कम से कम जरूरी हिस्सों में सपोर्ट करता हो। ये धारा 119 के दृष्टांत बी से भी जुड़ा है। यानी सावधानी जरूरी है। बहुत जरूरी। वैसे स्रोत बताते हैं कि वेश्या को सह अपराधी माना गया है कुछ मामलों में, पर जैसे कोई जासूस है या जिसने मजबूरी में रिश्वत दी या रेप पीड़िता, ये सह अपराधी नहीं माने जाते। अच्छा, और आखिर में किसी बात को साबित करने के लिए कितने गवाह चाहिए? क्या कोई गिनती है? नहीं, कोई गिनती नहीं है। धारा 139, ये बहुत दिलचस्प सिद्धांत है। साक्ष्य को तौला जाए, गिना ना जाए। मतलब क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। बिल्कुल। गवाही कितनी भरोसेमंद है, कितनी सच्ची है, ये मायने रखता है। गवाहों की संख्या नहीं, एक अकेला पर सच्चा और भरोसेमंद गवाह काफी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कानून काफी संतुलन बनाने की कोशिश करता है। कौन गवाही दे सकता है, कैसे दे सकता है, कुछ बातों को गोपनीय रखना। हाँ, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना कि सच सामने आए, भले ही गवाह को खुद क्यों ना फंसना पड़े, और सह अपराधी जैसे मामलों में सावधानी बरतना। सही कहा। और ये हमें अंत में सोचने पे मजबूर करता है, खासकर वो सिद्धांत कि सबूत तौले जाएं, गिने नहीं। ये सिद्धांत सच की तलाश को कैसे प्रभावित करता होगा, खासकर उन मुश्किल केसेस में जहां शायद एक ही गवाह हो या जहां सह अपराधी की बात की पुष्टि मुश्किल हो। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे गुणवत्ता का मूल्यांकन संख्या की कमी की भरपाई करता है या कर पाता है। विचार करने लायक बात है ये। नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। ये है अध्याय 10, जो अदालती कार्रवाई में गवाहों से कैसे पूछताछ होती है उससे जुड़ा है। हमारे पास इस कानून के कुछ अंश है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। मतलब गवाही कैसे होती है, क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं। कोशिश यही है कि इन नियमों की बारीकियों को समझें, देखें कि अदालत कैसे सच्चाई और निष्पक्षता के बीच एक संतुलन बनाती है। तो अब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये गवाही होती कैसे है। क्या इसका कोई तय तरीका, कोई क्रम होता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कानून में ना एक स्पष्ट क्रम बताया गया है। सबसे पहले तो जिस पक्ष ने गवाह को बुलाया है वो सवाल पूछता है। इसे कहते हैं मुख्य परीक्षा या एग्जामिनेशन इन चीफ। अच्छा। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो उसी गवाह से सवाल करता है। ये होती है प्रतिपरीक्षा, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन। और फिर अगर जरूरत महसूस हो तो पहला पक्ष दोबारा कुछ सवाल पूछ सकता है, खासतौर पर प्रतिपरीक्षा में उठी बातों को साफ करने के लिए। इसे पुनः परीक्षा या री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इससे सबूत को एक व्यवस्थित ढंग से पेश करने, फिर उसे परखने और फिर स्पष्ट करने में मदद मिलती है। ये तो दिलचस्प है कि इसका एक पूरा ढांचा है। लेकिन ये जो गवाही में कहा जा रहा है, क्या वो हमेशा माना जाता है, मतलब स्वीकार्य होता है? ये कौन तय करता है? देखिए, ये फैसला तो पूरी तरह से न्यायाधीश का होता है। धारा 141(1) यही कहती है। और यहाँ एक बारीक सी लेकिन बहुत जरूरी बात है। क्या? कि कोई तथ्य मामले से जुड़ा हुआ यानी सुसंगत हो सकता है, रेलेवेंट हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि उसे अदालत सबूत के तौर पर मानेगी ही, यानी वो ग्राह्य या एडमिसिबल हो। अच्छा, मतलब रेलेवेंट होना और एडमिसिबल होना एक बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए कोई सुनी सुनाई बात है,
हो सकता है वो मामले से जुड़ी हुई लगे, पर आमतौर पर उसे सबूत नहीं माना जाता, वो ग्राह्य नहीं होती। समझ गए। अच्छा, तो फिर ये जो प्रति परीक्षा होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसका असल मकसद क्या होता है? क्या सिर्फ कहानी में कमजोरियां ढूंढना? नहीं, सिर्फ वो नहीं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गवाह की बातों की सच्चाई परखना, उनकी विश्वसनीयता जांचना, जैसा धारा 142 और 43 से पता चलता है। इसमें वो सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो मुख्य परीक्षा में शायद न पूछे गए हों, बशर्ते वो मामले से जुड़े हों। तो ये सच्चाई को बाहर लाने का एक अहम जरिया है ना? हाँ, ये तो है, पर क्या इसकी कोई सीमाएं भी है, या वकील कुछ भी पूछ सकता है? नहीं, बिल्कुल सीमाएं हैं, और खासकर कुछ संवेदनशील मामलों में तो और भी ज्यादा। जैसे एक उदाहरण ले, धारा 149 साफ कहती है कि बलात्कार जैसे मामलों में पीड़िता से उसके पिछले यौन अनुभव या उसके सामान्य चरित्र के बारे में सवाल प्रति परीक्षा में? प्रतिपरीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। ये एक तरह से पीड़िता को अनावश्यक परेशानी और अपमान से बचाने के लिए बहुत जरूरी नियम है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, और ये सूचक प्रश्न या लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? मैंने सुना है कि इन्हें लेकर भी कुछ खास नियम है। हाँ, सूचक प्रश्न या लीडिंग क्वेश्चंस मतलब वो सवाल होते हैं जिनके अंदर ही जवाब छिपा होता है, या कह लीजिए कि वो गवाह को एक खास जवाब की तरफ धकेलते हैं। धारा 146(1) में यही बताया गया है। तो ये पूछे जा सकते हैं या नहीं? देखिए, आमतौर पर मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में ऐसे सवाल बिना अदालत की इजाजत के नहीं पूछे जा सकते, लेकिन हाँ, प्रति परीक्षा में इनकी अनुमति होती है। क्यों? प्रति परीक्षा में क्यों? क्योंकि वहां तो मकसद ही गवाह की बातों को चुनौती देना है, उसकी सच्चाई को परखना है, तो वहां इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो मुख्य परीक्षा में इनकी इजाजत कब मिल सकती है फिर? कुछ खास हालात में? हाँ, कुछ खास स्थितियों में मिल सकती है, जैसे अगर सवाल सिर्फ परिचय के लिए हों, या ऐसे तथ्यों के बारे में हों जिन पर कोई झगड़ा ही नहीं हो, निर्विवाद हैं, या फिर वो बातें जो पहले ही काफी हद तक साबित हो चुकी हैं। और एक और बहुत अहम स्थिति है जब गवाह पक्षद्रोही हो जाए, मतलब हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस, ये क्या होता है? हाँ, मतलब जब कोई गवाह जिसने उसे बुलाया है उसी पक्ष के खिलाफ बोलने लगे, तो ऐसी सूरत में अदालत की इजाजत से वही पक्ष जिसने उसे बुलाया था उससे प्रतिपरीक्षा जैसे सवाल कर सकता है। इसमें सूचक प्रश्न भी शामिल हो सकते हैं। धारा 157 इसी बारे में है। अच्छा, तो अगर कोई गवाह हॉस्टाइल हो जाए तो क्या उसकी पूरी गवाही ही खारिज हो जाती है, बेकार मान ली जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, धारा 157(2) और 158 के तहत ऐसा नहीं है कि उसकी गवाही पूरी तरह से रद्द कर दी जाती है, बल्कि अदालत उसे बहुत बहुत सावधानी से देखती है और परखती है, और उसकी गवाही के जो हिस्से भरोसे लायक लगते हैं उनका इस्तेमाल दोनों ही पक्ष, अभियोजन भी और बचाव पक्ष भी, अपनी बात को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। ये तो काफी संतुलित तरीका लगता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि गवाहों को घटना ठीक से याद नहीं रहती, काफी वक्त बीत जाता है, तो क्या वो अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए कुछ देख सकते हैं, जैसे कोई डायरी या नोट्स? हाँ, इसकी इजाजत है। धारा 162 ये सुविधा देती है, लेकिन शर्त यह है कि वो दस्तावेज गवाह ने घटना के समय या उसके तुरंत बाद खुद तैयार किया हो। इससे उसे अपनी याददाश्त ताज़ा करने में मदद मिलती है। क्या इसमें कोई और शर्त भी है? हाँ, एक अहम बात यह है कि यह सुविधा किसी अनपढ़ गवाह के लिए नहीं है। और एक और बात, जो विरोधी पक्ष है उसे उस दस्तावेज को देखने का और उस पर सवाल पूछने का, यानी प्रतिपरीक्षा करने का पूरा हक होता है। ये धारा 164 में साफ लिखा है। समझ गई। हमने वकीलों की बात की, गवाहों की बात की, पर इस पूरी प्रक्रिया में न्यायाधीश की क्या भूमिका रहती है? क्या वो सिर्फ सुनते हैं या वो भी सवाल पूछ सकते हैं? नहीं, उनकी भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 168 न्यायाधीश को काफी विस्तृत अधिकार देती है। उनका काम है सच का पता लगाना, और इसके लिए वो किसी भी गवाह से या किसी भी पक्ष से किसी भी समय कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल, चाहे वो मामले से जुड़ा हो या ना हो, प्रासंगिक या अप्रासंगिक? हाँ, बिल्कुल। कानून उन्हें यह अधिकार देता है। वो कोई भी दस्तावेज पेश करने का आदेश भी दे सकते हैं। इसका मकसद यही है कि सच्चाई किसी भी तरह सामने आ सके। और क्या पक्षकार इस पर आपत्ति कर सकते हैं? नहीं, पक्षकार न्यायाधीश के सवालों पर आपत्ति नहीं कर सकते, और अगर न्यायाधीश के किसी सवाल के जवाब पर कोई पक्ष दोबारा सवाल पूछना चाहे, मतलब प्रतिपरीक्षा करना चाहे, तो उसके लिए भी अदालत की इजाजत लेनी होगी। ये तो न्यायाधीश को काफी शक्ति देता है। हाँ, देता है। उद्देश्य यही है कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और सच तक पहुंचने में कोई बाधा ना आए। लेकिन मान लीजिए वकील ही कुछ अनुचित सवाल पूछने लगे, जैसे
किसी की बेइज्जती करने वाले या सिर्फ परेशान करने वाले सवाल, तब क्या होता है? उसके लिए भी नियम है। अदालत के पास इस पर रोक लगाने के तरीके हैं। धारा 154 है जो अशिष्ट या कलंक लगाने वाले सवालों पर रोक लगाती है। फिर धारा 155 है जो ऐसे सवालों को रोकती है जिनका मकसद सिर्फ गवाह को अपमानित करना या उसे गुस्सा दिलाना हो। और धारा 152 तो ये भी कहती है कि बिना किसी ठोस आधार के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। और अगर कोई वकील माने ही नहीं, बार बार ऐसे सवाल पूछे? तो धारा 153 के तहत अदालत उस वकील की शिकायत बार काउंसिल से भी कर सकती है। जी। तो जवाबदेही तय की गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गवाहों की परीक्षा से जुड़े ये जो नियम हैं ये काफी सोच समझकर बनाए गए हैं। काफी विस्तृत है। इनका मकसद है सच को सामने लाना, पर इसके साथ साथ ये भी पक्का करना कि गवाहों के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए। हाँ, ये वाकई एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश नजर आती है। वैसे एक बात सोचने वाली है कि न्यायाधीश को धारा 168 के तहत जो असीमित सवाल पूछने का अधिकार मिला है, वो सच तक पहुंचने में कितना मददगार है? और क्या इसमें कहीं किसी तरह के अनजाने पूर्वाग्रह का, मतलब किसी बायस का खतरा भी छिपा हो सकता है? इस पर विचार करना दिलचस्प रहेगा। इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक काफी अहम कानूनी प्रावधान पर नजर डाल रहे हैं। यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अध्याय 11 और इसमें भी खास तौर पर धारा 169। देखिए, बात यह है कि अदालतों में सबूत स्वीकार करने या खारिज करने में कभी-कभी गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी हर गलती का मतलब है कि पूरा मुकदमा फिर से हो या फैसला पलट दिया जाए? धारा 169 इसी अहम सवाल को संबोधित करती है। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ थ्योरी का नहीं है, ये असल में न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार और फैसलों की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। धारा 169 एक तरह से प्रक्रिया की शुद्धता और असल न्याय के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं ये धारा कहती क्या है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो अधिनियम के अध्याय 11 से है और सीधे धारा 169 की बात करती है। और ये धारा काफी साफ कहती है ना कि अगर सबूत गलत तरीके से लिया या नहीं लिया गया तो सिर्फ इसी वजह से नया ट्रायल नहीं होगा। जी हाँ, पहली लाइन ही यही कहती है, साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयमेव अपने आप में किसी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उल्टे जाने का आधार नहीं होगा। स्वयमेव आधार नहीं होगा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप में काफी नहीं है। तो फिर कभी गलती मायने रखती है? कोई शर्त है इसमें? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर यह धारा और दिलचस्प हो जाती है। धारा 169 आगे ये भी साफ करती है कि नया मुकदमा या फैसला पलटने की जरूरत तभी पड़ेगी जब वो अदालत जिसके सामने ये आपत्ति उठाई गई है ये माने कि उस गलती का वाकई कोई ठोस असर पड़ा है। और इसके लिए 2 मुख्य स्थितियां बताई गई हैं। अच्छा, और वो क्या है? पहली तो ये कि मान लीजिए कोई सबूत गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया, तो अदालत देखेगी कि अगर उस एक गलत सबूत को हटा भी दें तो क्या बाकी के सही सबूत वो फैसले को सही ठहराने के लिए काफी थे। कानून की भाषा में कहें तो आक्षेपित व ग्रहित उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य था। यानी अगर उस एक सबूत के बिना भी फैसला वही रहता तो फिर कोई नया ट्रायल नहीं। सही। और दूसरी स्थिति है जब कोई सबूत गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। यहां अदालत ये देखती है कि अच्छा, अगर हम इस खारिज किए गए सबूत को मान भी लेते, उसे शामिल कर लेते, तो भी क्या फैसले में कोई बदलाव आता? यदि अग्रहित साक्ष्य लिया भी गया होता तो उसके विनिश्चय में फेरफार ना होना चाहिए था। अच्छा, तो दोनों ही सूरतों में मुद्दा ये है कि क्या उस गलती से असल में कोई फर्क पड़ा? सिर्फ प्रक्रिया में चूक हो जाना ही सब कुछ नहीं है। स्रोत सामग्री में जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न हैं उनके जवाब भी शायद इसी ओर इशारा करते हैं। वहां न्याय की असफलता या फेलियर ऑफ जस्टिस की बात है। हाँ, बिल्कुल, ये न्याय की असफलता वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई छोटी मोटी तकनीकी भूल नहीं है। ये तब होता है जब सबूतों के साथ हुई गड़बड़ी इतनी गंभीर हो कि उसने शायद केस के नतीजे को ही बदल दिया हो या निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर गहरा असर डाला हो। ये प्रावधान, आप कह सकती हैं, हमारी न्याय प्रणाली की एफिशिएंसी, उसकी कार्यकुशलता का एक गार्ड है। कार्यकुशलता का गार्ड, ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है इसे देखने का। हाँ, सोचिए ना, अगर हर छोटी सी प्रक्रियात्मक गलती पर, बिल्कुल माइनर सी चूक पर भी पूरा मुकदमा फिर से चलाना पड़े तो केस कभी खत्म ही नहीं होंगे।
अदालतों पर बोझ कितना बढ़ जाएगा, न्याय मिलने में कितनी देर होगी। धारा 169 ये पक्का करती है कि न्याय का सिस्टम छोटी मोटी तकनीकी बातों में न उलझे, फोकस मामले के सार पर रहे कि क्या वाकई इंसाफ हुआ है। ये बात तो सही है, लेकिन ये तय करना कि पर्याप्त साक्ष्य था या फैसले में फेरफार न होता, इसमें तो जज साहब के विवेक, उनके डिस्क्रेशन का काफी रोल लगता है ना। ये थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं हो जाता? बिल्कुल, ये एक बहुत वाजिब सवाल है। इसमें न्यायिक विवेक, जुडिशियल डिस्क्रेशन शामिल है, इसमें कोई शक नहीं। जज को पूरे मामले को देखना होता है, सारे सबूतों को तौलना होता है और फिर यह आकलन करना होता है कि वो जो एक गलती हुई उसका वजन कितना था। क्या वो इतनी भारी थी कि उसने तराजू का पल्ला ही गलत तरफ झुका दिया? ये आसान काम नहीं है। देखना होता है कि कहीं गलती की वजह से कोई बेगुनाह फंस तो नहीं गया या कोई गुनाहगार छूट तो नहीं गया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 169 का निचोड़ ये है कि सबूतों को लेकर हुई हर गलती मतलब फेटल नहीं होती। अदालतें सिर्फ ये नहीं देखती कि प्रक्रिया में कोई नुक्स निकला है या नहीं, वो ये देखती हैं कि क्या उस नुक्स से, उस गलती से अंतिम फैसले पर, उसकी सच्चाई पर, उसकी निष्पक्षता पर कोई वास्तविक, कोई ठोस असर पड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। फोकस नतीजे पर है, सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं। और यह हमें एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है कि ये जो संतुलन है प्रक्रिया की सटीकता और वास्तविक न्याय के बीच, इसे असल में कैसे साधा जाए। अदालतें किस पैमाने पर, किन गाइडलाइंस के तहत ये तय करती हैं कि कोई एरर, कोई त्रुटि इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने नतीजे को बदल दिया होगा। ये सोचने वाली बात है कि अलग अलग मामलों में इस विवेक का इस्तेमाल कैसे होता है और उसके क्या नतीजे निकलते हैं। नमस्कार, आज हम एक अहम कानूनी बदलाव पर बात करने वाले हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हाँ बिल्कुल, और खास तौर पर इसके एक अहम हिस्से पर। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें ले जाती है इसके अध्याय 12 पर। नाम है निरसन और व्यावृत्ति, रिपील एंड सेविंग्स। बिल्कुल। और इसमें भी हमारा फोकस रहेगा धारा 170 पर। ये क्या है? पुराने कानून के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। देखिए, जब भी कोई नया इतना बड़ा कानून आता है ना, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई पुराने वाले का क्या होगा। हाँ बिल्कुल। तो धारा 170 इसी बदलाव की प्रक्रिया को संभालती है। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये धारा खास तौर पर निरसन और व्यावृत्ति मतलब रिपील एंड सेविंग से ही जुड़ी है। अच्छा। इसका ताल्लुक जैसे सबूतों को गलत तरीके से स्वीकार करने या जज के अख्तियारात जैसी चीजों से नहीं है। वो सब अधिनियम में दूसरी जगह होगा। समझ गई। तो ये एक तरह से पुराने और नए के बीच की कड़ी है और स्रोत ये बताते हैं कि इसका जो पहला हिस्सा है धारा 170(1) वो सीधे सीधे 1872 वाले पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को खत्म करता है, निरस्त करता है। हाँ बिल्कुल सही, निरस्त करता है, रिपील। हाँ। ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल सीधा और साफ है। हाँ, ये एक तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जब आप एक पूरे सिस्टम को नए सिस्टम से बदल रहे हैं तो पुराने को औपचारिक तौर पर हटाना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल। तो धारा 170(1) यही करती है, 1872 के एक्ट को कानूनी तौर पर समाप्त करती है। ठीक है, तो पुराना कानून निरस्त हो गया, ये बात तो समझ आ गई। हाँ। लेकिन इस धारा 170 का शीर्षक है निरसन और व्यावृत्ति, रिपील एंड सेविंग्स। हाँ। निरसन तो हुआ हटाना, पर ये व्यावृत्ति या सेविंग्स क्या है? यहीं पर शायद मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है ना। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहीं पर कानून का जो प्रैक्टिकल पहलू है वो सामने आता है। अच्छा। व्यावृत्ति या सेविंग्स क्लॉज का सीधा मतलब है बचाना। बचाना। हाँ, जैसे मान लीजिए पुराना घर तोड़ते हैं तो कुछ काम की चीजें निकाल लेते हैं ना। हाँ हाँ। वैसे ही जब पुराना कानून हटता है तो ये सेविंग्स क्लॉज उन चीजों को बचाने के लिए होता है जो उस पुराने कानून के तहत हो चुकी थी या चल रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1872 के एक्ट के तहत जो भी हुआ वो सब एकदम से खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को कोई अधिकार मिला हो या कोई केस चल रहा हो। आमतौर पर यही मकसद होता है। अच्छा। हाँ, सोचिए ना कितने हजारों मुकदमे होंगे जो 1872 के कानून के तहत शुरू हुए होंगे। सही बात है। और शायद अभी भी चल रहे हों, या वो फैसले जो उस कानून के हिसाब से दिए गए।
सेविंग्स क्लॉज ये कोशिश करता है कि नए कानून के आने से उन पर एकदम से कोई असर ना पड़े, वो एक तरह से सुरक्षित रहें। ये पुराने कानून के तहत किए गए काम, मिले हुए अधिकार या तय हुई जिम्मेदारियों को बचाता है एक तरह से। तो ये तो बहुत ही जरूरी चीज हुई फिर। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं कि ये बचाव कैसे काम करेगा इस नए एक्ट में? मतलब किन चीजों को बचाने की बात साफ है? देखिए, स्रोत ये तो बताते हैं कि सेविंग्स क्लॉज है, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जैसा मैंने कहा। हाँ, लेकिन वो इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते कि कौन सी खास चीजें कैसे बचाई जाएंगी। आमतौर पर ऐसे क्लॉज पिछली कार्रवाइयों यानी पास्ट एक्शंस, अर्जित अधिकारों, अक्रूड राइट्स या फिर देनदारियों, इनकर्ड लाइबिलिटीज को कवर करते हैं। अच्छा। पर असल में ये लागू कैसे होगा, कौन से केस या अधिकार इसके दायरे में आएंगे, ये तो तभी साफ होगा जब नए कानून के तहत मामले सामने आएंगे। हाँ, ये तो है। कानून में सिर्फ व्यावृत्ति लिख देना एक बात है, उसका जमीन पर असर क्या होगा वो दूसरी बात है। तो अगर हम इसे संक्षेप में समझें, धारा 170 नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का वो प्रावधान है जो एक तरफ तो 1872 के पुराने एक्ट को हटाता है, निरसन, बिल्कुल। और दूसरी तरफ पुराने एक्ट के तहत हुई चीजों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच, व्यावृत्ति भी देता है ताकि बदलाव स्मूथ हो सकें। हाँ, सही कहा। निरसन वाला हिस्सा तो बिल्कुल साफ है। हाँ, और यहीं पर हमारे लिए सोचने वाली बात है। स्रोत ने निरसन यानी रिपील को तो साफ कर दिया, लेकिन ये जो व्यावृत्ति यानी सेविंग्स है, इसका दायरा कितना बड़ा है, कितना गहरा है? हाँ, ये सवाल तो है। पुराने कानून के तहत जो एक्शन लिए गए, जो अधिकार मिले, उनका भविष्य पूरी तरह से इस सेविंग्स क्लॉज की व्याख्या और इसके अमल पर निर्भर करेगा। सही। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि हजारों लोगों और मामलों पर असर डालने वाला प्रावधान है। नए कानून के लागू होने पे बाद ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अदालतें और कानूनी प्रक्रिया इस बचाव वाले हिस्से को कैसे समझती हैं और कैसे इस्तेमाल करती हैं। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें वक्त के साथ ही मिलेगा। बिल्कुल, इसका जवाब वक्त और व्यवहार ही देगा।